ओके, चलिए रिवीजन क्लास है आज का। ठीक है, रिवीजन थोड़ा सा पैटर्न अलग है करने का, उसी पैटर्न पे करेंगे। कोई रिवीजन रहेगा पूरे इतिहास को यहाँ फ्राइडे तक अप्रॉक्स खत्म करेंगे। सैटरडे आपका एक टेस्ट है, ठीक है, और टेस्ट जो होगा वो मेडिवल हिस्ट्री का प्रॉपर पूरा होगा। यहाँ का टेस्ट होगा नहीं होगा वो नहीं पता मुझे, बट मेडिवल हिस्ट्री का एक प्रॉपर टेस्ट होगा पूरा। ठीक है, अगर वो टेस्ट हो तब भी होगा, नहीं होगा वो तब भी होगा। ठीक है, हाँ पूरा मेडिवल, कंप्लीट मेडिवल, सिर्फ और सिर्फ मेडिवल। हाँ ठीक है, और कोई बचे? हो गया सब? आ गया सब? चलो ठीक। तो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि कंप्लीट रिवीजन करना है हमें फ्राइडे के क्लास तक प्रॉपर, है ना। और फ्राइडे के क्लास तक रिवीजन करने में हमने 3 पैटर्न को फॉलो किया है। 3 पैटर्न को फॉलो करना। एक आपका डेली 15 से 20 मिनट का टेस्ट चलेगा फ्राइडे तक, जो आप लोग जैसे कल दिए थे, है ना, वैसे आज आपको भी बताऊंगा। आईपीसी और वैदिक एज का टेस्ट है, ठीक है, तो वही 15 से 20 मिनट वो भी टेस्ट चलेगा। तो इस हिसाब से हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी फ्राइडे तक, ठीक है। और दूसरी तरफ मेडिवल में पूरा आप लोग को घर पे स्टडी करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी पढ़ाया था रिसेंट में, और रिसेंट में एक बार प्रॉपर पूरा क्लास ही लिया था हमने 3 घंटे का रिवीजन, जिसमें हमने सब रिवीजन करा दिया था। तो उसका रिवीजन कराने की आई थिंक नीड नहीं है, इसलिए उसका सैटरडे में फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिसमें लगभग 50-60 जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बना दूंगा, मैक्सिमम जो हो सकते हैं। और उसका टेस्ट आपका मेडिवल हिस्ट्री का होगा, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री बच रही है हमारी, वो हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे क्लास में। जो हम लोग का 1.5 घंटे का क्लास चल रहा है वो फ्राइडे तक मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्रिस्पी टॉपिक्स हैं थोड़े, जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं या जहां से क्वेश्चन ज्यादा मैक्सिमम आते हैं, वो टॉपिक्स के आधार पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वरना आप लोग भी अपने अनुसार मुझे टॉपिक्स बता सकते हो कि सर हमें इस टॉपिक में ज्यादा इशू है, या ये टॉपिक हमारे लिए थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है, इसलिए आप हमें ये टॉपिक भी बता दीजिए, तो मैं आपको वो टॉपिक भी बता दूंगा। तो बस आप मुझे बताएंगे और मैं उस हिसाब से आपका रिवीजन करा दूंगा। बट जब तक आप नहीं बता रहे हो तब तक मैं इस हिसाब से क्विक रिवीजन नोट्स के आधार पर आपको रिवीजन कराता चलूंगा। एक टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल तो नहीं कहेंगे बट थोड़ा फैक्चुअल है ना। फैक्चुअल होने के नाते गवर्नर जनरल और वायसराय हमेशा हम लोग बोल जाते हैं, वो थोड़ा सा रिवाइज करना है हम लोगों को, उसका रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं कायदे से। तो आज आपका ये गवर्नर जनरल वायसराय का प्रॉपर पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लास के लास्ट में हम लोग वापस से अपना एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर ये बेसिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड नोट्स हैं, बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ मैं आपको रिवीजन में मेंस नहीं करा सकता, ठीक है। वो सिर्फ क्वेश्चन दे सकता हूँ, घर पे जाके आप कर सकते हो। पूरे साल मैंने क्वेश्चन ही दिए हैं आपको लिखने के लिए, है ना। तो आपने अच्छा खासा मेंस का रिवीजन घर में कर लिया होगा, जिन्होंने भी आंसर राइटिंग की होगी। यहाँ प्रीलिम्स रिवीजन होगा प्रॉपर तरीके से, उसको ध्यान में रखते हो। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के इतिहास की बात करते हैं तो 1774 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे तो 1757 हमारे माइंड में आता है, लेकिन तब हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल की बातें करते हैं, जो रॉबर्ट क्लाइव के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। बट वो पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो पद इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। वो समय काल कहीं ना कहीं वॉर फेज में या फिर लड़ाइयां या युद्ध के टाइम पे हम लोग पढ़ लेते हैं, इसलिए उसमें कोई इंपॉर्टेंट सुधार या अधिनियम जारी नहीं हुए, ठीक है। इस वजह से एक्चुअल में जो काल शुरू होता है वो होता है 1774 से शुरू, जब भारत के अंदर पहला बंगाल का गवर्नर जनरल आता है। नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स, हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले। तो 1774 से लेकर 1833 तक का ये जो समय काल है, ये समय काल कहलाता है बंगाल के गवर्नर जनरल का, ठीक है। भारत के अंदर बंगाल एक इलाका था, ठीक है, जहां गवर्नर जनरल होता था। बॉम्बे एक इलाका था जहां गवर्नर जनरल होता था, और मद्रास एक और इलाका था जहां गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। पूरे भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया था अंग्रेजों ने जब रूल करना शुरू किया। कौन कौन से? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तीनों में अलग अलग गवर्नर जनरल हुआ करते थे। बट मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर जनरल किसके अंडर में रहा करता था? बंगाल के। सब ऑर्डिनेट था बंगाल का, इसलिए बंगाल का पद ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए हम बंगाल के गवर्नर जनरल की चर्चा अपने इतिहास में करते हैं, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को 74 से 33 तक पढ़ना है। 33 के अंदर क्या हुआ?
लॉर्ड विलियम बेंटिंक यहाँ पे इस समय में गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है। इन्हें अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का बोला जाता है और यही पहली बार भारत के गवर्नर जनरल भी बन गए, ठीक है। तो भारत का गवर्नर जनरल यहाँ से शुरू हो जाता है 1833 जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इस समय ये क्यों बदला, क्योंकि चार्टर एक्ट आया था, ठीक है। क्या आया था, चार्टर एक्ट आया था। 13 का चार्टर एक्ट, 33 का चार्टर एक्ट, 53 का चार्टर एक्ट, ऐसे हर 20 साल में चार्टर एक्ट आया करते थे। उसी कालखंड में इन्होंने क्या करा, 33 में यहाँ पे किसको बनाया गवर्नर जनरल, यहाँ पे भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बना दिया, ठीक है। तो हम एक आधार पर कह सकते हैं कि अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का अगर कोई कहलाएगा विलियम बेंटिक और पहला गवर्नर जनरल भारत का कहलाएगा तो विलियम बेंटिक। और ये समय काल 58 तक चलता रहा। 58 के समय काल के अंदर अब आपको पता है भारत के अंदर यहाँ पर 1857 का विद्रोह हुआ, ठीक है। 57 के विद्रोह के बाद में क्वीन विक्टोरिया डिक्लेरेशन आई और क्वीन विक्टोरिया डिक्लेरेशन ने क्या करा, एक नया पद यहाँ पर लागू कर दिया। मतलब उसके अंदर क्या हुआ, जो रूल अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में हुआ करता था वो रूल अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में नहीं रहेगा, इसके हाथों में चला जाएगा, सीधा क्वीन के हाथों में चला जाएगा। तो अब क्वीन के अंडर में कोई एक पद चाहिए था जो भारत का सर्वोच्च पद हो। अभी तक ये पद किसके अंडर में थे, ये कंपनी के अंडर में थे। कंपनी के अंडर के सर्वोच्च पद को हम लोग गवर्नर जनरल बोलते थे। अब कंपनी नहीं, क्वीन के अंडर में एक बड़ा पद चाहिए, वो पद क्या कहलाया, वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। उसी को हम लोग वायसराय ऑफ इंडिया कहते हैं। 1858 लॉर्ड कैनिंग याद होगा आप लोग को, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग 57 के विद्रोह के समय और पहला भारत का वायसराय बनने का भी उसी को यहाँ पे पूरा क्रेडिट जाता है, ठीक है। और ये 1947 तक समय काल चलता रहा जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय के तौर पर जाने जाते हैं। तो ये गवर्नर जनरल और वायसराय का कालखंड है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्यों बदलता चला गया ये आपको अब पता हो गया होगा आई थिंक कि कब क्यों बदल गया। 33 में चार्टर एक्ट के बाद बदल गया और 57 में विद्रोह के बाद में ये बदल गया, ठीक है। एक एक करके बात करना शुरू करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंट घटनाएं क्या क्या इनके समय काल में रही वो घटनाओं की बात करेंगे। जैसे 73 से लेकर 85 का समय काल है, इनका समय काल याद रखिए और कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं जो इनके समय काल में हुई हैं वो हमारे लिए जरूरी, ठीक है। 72 में वैसे इन्हें बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं 73 से इनका कार्यकाल एक गवर्नर के तौर पर बंगाल में शुरू हुआ, ठीक है। 73 में ही क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आया था और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इन्हें भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी नियुक्ति किसके तहत हो रही है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हो रही है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने आके यहाँ पर इस चीज की घोषणा करी। रेगुलेटिंग एक्ट ने एक चीज और करी थी, यहाँ पे कोई बताएगा? रेगुलेटिंग एक्ट ने एक चीज और करी थी, एक तो गवर्नर जनरल यहाँ पे आके बना दिया था और एक काम और किया था रेगुलेटिंग एक्ट ने, हाई कोर्ट की स्थापना, ठीक है। चलो और कुछ, दोहरी सरकार का क्या हुआ था, खत्म हो गई थी, लागू की गई थी, खत्म हो गई थी। 1765 में हमने पढ़ा था ना इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि के तहत दोहरी सरकार को कहीं ना कहीं लागू किया गया था और यहाँ पे आके उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो आप बात को ध्यान रखिएगा, दोहरी सरकार को भी इस समय बंद किया गया था। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई थी जो कि 1774 में जाके हुई है, ठीक है। इसी के बाद में 1781 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, इन सबकी शक्तियों में भी विभाजन हो गया, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव और पावर ऑफ जुडिशरी, इन दोनों में अलग अलग पावर्स का डिवीजन अगर हम कहें तो पहली बार भारत में कब हुआ, 1781 के अंदर हमें जो अधिनियम यहाँ पे आया था उस अधिनियम के तहत देखा जाता है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। कौन बताएगा पिट्स इंडिया एक्ट में इंपॉर्टेंट क्या था? 84 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसने क्या किया भारत के अंदर? काउंसिल बनी थी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी काउंसिल थी? इंडियन काउंसिल बनी थी और ब्रिटिश काउंसिल, ठीक है, हाँ वेरी गुड। ब्रिटिश काउंसिल और इंडियन काउंसिल करके दो काउंसिल्स की स्थापना हुई थी और इन काउंसिल के अंदर अभी सारे मेंबर्स जो थे सब अंग्रेजी हैं, ठीक है। काउंसिल्स की जो स्थापना हुई थी वो काउंसिल की स्थापना लंदन के अंदर हुई थी, ठीक है। कहां पे हुई है? लंदन के अंदर। बट किस कौन से एक्ट के तहत हुई है? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई है। ये काउंसिल की स्थापना इसलिए करी गई कि भारत के कानून व्यवस्था को या भारत के कानूनी जो तौर पर तरीके हैं उन तरीकों के हिसाब से भारत अब कैसे चलेगा इसको लेके बेसिकली
यहाँ पे ये चीजें हुई थी। ठीक है, इसके बाद में इंपॉर्टेंट एक ये है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इसकी स्थापना की गई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का, इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने जो की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का मेन ऑब्जेक्टिव पश्चिमी शिक्षा को लाना, और कुछ भारत की नीतियों का, भारत की लिपियों को समझना। अच्छा ठीक है, और कुछ? बेसिकली अगर हम इसको बोले कि ये भारत की प्राचीन काल की सभ्यता को समझने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जा रही है। प्राचीन सभ्यता की बात अगर हम लोग करें, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऐसी सभ्यताओं को पढ़ने के लिए इन्होंने क्या करा था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, कुछ सुधार देख लेते हैं इनके। सुधार के अंदर अगर देखा जाए तो दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना। दीवानी फौजदारी समझते हैं आप लोग, ठीक है? एक सिविल केस होते हैं और एक क्रिमिनल केसेस होते हैं। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल को बेसिकली दीवानी और फौजदारी में बांटा जाता है। कलकत्ता के अंदर यहाँ पर सदर दीवानी और निजामत की अदालतें भी चलना शुरू हो गई थी। निजामत बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन कौन करा करता था? बेसिकली जजेस बैठ के किया करते थे। वहां से ये काम कलकत्ता के अंदर होना शुरू हो गया था। ठीक है, यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट का तो समापन भी हो गया, ये भी हम जानते हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट का समापन अभी हम बात ही कर रहे थे। ठीक है, सुधारात्मक कार्य के अंदर अ कोड ऑफ जेंटू लॉज करके इन्होंने एक संस्कृत व्याख्या करवाई थी। संस्कृत के कानून, कौन सी ऐसी धार्मिक पुस्तक है जिसमें हिंदू धर्म के कानून लिखे हुए? लॉज एंड रेगुलेशन हिंदू धर्म की कौन सी संस्कृत किताब या फिर हिंदू धर्म की किताब में लिखे? हाँ नहीं, हाँ मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति में लिखे हैं कानून। और कुछ? हमारे जो रिचुअल्स हैं हिंदू धर्म में, जो हम परफॉर्म करते हैं, या जो कानून है कि हमें क्या क्या करना चाहिए अपने धर्म का अनुपालन करने के लिए, कौन सी किताब में मेंशन है? जैसे इस्लामिक किताब कुरान के अंदर शरीयत मेंशन है, शरीयत के हिसाब से तो कुरान देता है प्रॉपर तरीके से लॉज एंड रेगुलेशन। ऐसे हिंदू धर्म में भी कुछ होगा? हाँ, भागवत गीता में कानून तो नहीं लिखा। वो तो ठीक है, तो वो बात सही है, लेकिन उसके अंदर कानून व्यवस्था जो है प्रॉपर तरीके से, जो आपको एक बुक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगी हर सारी चीज की, कैसे हम अनुपालन करें अपने धर्म का, उसकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ऋग्वेद, सिर्फ ऋग्वेद? हाँ, अथर्ववेद या सारे वेद? वेदास में है ना बेसिकली। रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून व्यवस्था हमारे कानून वेदास के अंदर है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उनका जो काम था वो सिर्फ वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए और जैसे संपत्ति के बंटवारे के लिए या धार्मिक नियम कैसे होते हैं, तो सर वो दाएं भाग या इन दो किताबों में आते हैं। वो ठीक है, वो तो मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। इन्होंने क्या कन्वर्जन किया, नहीं किया, कौन सी भाषा में किया, नहीं किया, मैं वो नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ कानून व्यवस्था हिंदू धर्म के रिलेटेड कौन सी किताब में हमें मिलती है, जहाँ से हम कानून को फॉलो करते हैं? कौन सी पुस्तक हमें इसके बारे में बताती है? क्या वो पुराण है, क्या वो वेदास है, क्या वो मनुस्मृति वगैरह है, क्या वो रामायण भगवत गीता है, क्या है? क्या ऐसी कौन सी चीजें हैं जहाँ पे हमें कानून व्यवस्था प्रॉपर तरीके से मिलती है, या संहिता के अंदर मिलती है प्रॉपर तरीके से? विस्तारित चीज है, उसमें एक किताब को मेंशन नहीं कर सकते, किसी एक किताब को मेंशन नहीं कर सकते, विस्तारित चीज है। अच्छा, और वेदास की अगर बात करी जाए तो वेदास में रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून व्यवस्था नहीं? वेदास कर्मकांड है, लेकिन जो हिंदू धर्म है तो मोस्टली आदि लोग कर्मकांड को नहीं करते हैं। हाँ, वो कह सकते हो कि कुछ लोग उसके ऊपर, वेदास बहुत प्राचीन है, उसको तो मानना ही बंद कर दिया था आधुनिक लोगों ने। हाँ, आधुनिक लोगों ने मानना बंद कर दिया। कैसे मानेंगे? हाँ, तो मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कानून व्यवस्था वेदास के अंदर मिलती है ना, देखने को अगर देखा जाए। लोग कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, वो एक अलग चीज हो गई, है ना। कुछ लोग उसकी जगह, जैसे इन्होंने बोला मनुस्मृति वगैरह भी है, ठीक है, उसके भी कानूनों को लोग मानते हैं, उस तरीके की चीजें भी मानते हैं, ठीक है। जो आपने बोला विस्तारित रूप है, हाँ विस्तारित रूप है। बेसिकली अब ये अंग्रेज भारत के अंदर आए हैं, इन्हें तो नहीं पता कि कौन से लोग कितना मानते हैं कितना नहीं मानते। इन्हें तो धर्म सीखना था,
तो इन्होंने धर्म सीखने के लिए कोई ऐसी किताब पकड़ी होगी ना, जिस किताब को पकड़ के ये बेसिकली कन्वर्जन करें उसका और वो धर्म के रिचुअल्स को सीख लें, है ना। तो इन्होंने इसके लिए क्या करा, एक कोड ऑफ जेंटू लॉस करके प्रॉपर तरीके से अनुवाद करना शुरू कर दिया। संस्कृत की संहिता बेसिकली जो वेदास का पूरा जो कन्वर्जन है अंग्रेजी भाषा में, वो इस समय में देखने को मिलता है। मनुस्मृति जैसे इन्होंने बताया उसका कन्वर्जन जो है वो इसमें देखने को मिलता है। तो जो लॉज रिलेटेड किताबें थी, कानून से रिलेटेड किताबें थी हिंदू धर्म की, वो किताबों का इन्होंने क्या करा, कन्वर्जन करा। उसी को क्या बोला जाता है, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज बोला जाता है। ठीक है, इस बात को इसलिए बता रहा था मैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में चलो इसको तो छोड़ दो। दमनकारी नीतियों के अंदर इन्होंने 80 में 84 में हमने मैसूर युद्ध भी देखा था। ठीक है, इन्हीं के समय काल का है मैसूर युद्ध, जिसके बाद में इसी मैसूर युद्ध के तहत एक फैक्ट आपको याद होगा, 82 में यहाँ पे हैदर अली की मृत्यु, याद होगा 82 में हैदर अली की मृत्यु, और हैदर अली के स्थान पर टीपू सुल्तान यहाँ पे युद्ध लड़ने आ जाता है। टीपू सुल्तान 84 में कौन सी संधि साइन करता है इनके साथ, 84 में कौन सी संधि साइन होती है मैसूर के युद्ध के बाद यहाँ पे, जो इनके समय काल में हुई होगी, मैंगलोर की संधि, पक्की बात, मैंगलोर की संधि साइन होती है। ठीक है, पहले वाले में कौन सी संधि साइन होती है, पहले वाले में कौन सी संधि साइन होती है, पहले मैसूर युद्ध में कौन सी संधि साइन होती है, 4 मैसूर युद्ध हैं टोटल, ये पता होगा, पहला मैसूर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये दूसरा वाला है जिसमें आपने मैंगलोर की संधि बताई, मद्रास, वेरी गुड, मद्रास की संधि, मैंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरे वाले में होती है, और चौथे वाले में कोई संधि साइन नहीं होती है, सीधा खत्म, डेथ हो जाती है। तो ये संधियां भी याद रखिएगा, और याद रखिएगा। 74 में रोहिला युद्ध होता है। ठीक है, रोहिला सरदारों के साथ में एक रोहिला युद्ध इसी के समय काल के अंदर दिखाई देता है, जब ये रोहिला सरदारों के ऊपर अपनी कमांड कर लेते हैं और रोहिला का इलाका इनके कंट्रोल में आ जाता है। 82 में सालबाई की संधि, ये सालबाई की संधि किससे रिलेटेड है, ये संधि रिलेटेड है मराठा युद्ध से। ठीक है, इनके समय में एक मराठा युद्ध और हुआ था जो 75 से 82 में, कौन सा है, प्रथम मराठा युद्ध। प्रथम मराठा युद्ध के तहत यहाँ पे अंत में एक संधि साइन होती है जिसको हम लोग सालबाई की संधि कहते हैं। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। अगर हम लोग लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग की बात करें, 73 से लेकर 85 का समय काल है इनका। इसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जानते हैं आप लोग, सिविल सेवाओं के जनक के तौर पर भारत के अंदर इनको जाना जाता है। वैसे सिविल सेवाओं को लाने वाला भारत के अंदर वॉरेन हेस्टिंग ही है। ठीक है, कौन लाया था, वॉरेन हेस्टिंग ही सिविल सेवाओं को लाया था। बट एक तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल जो बेसिकली परमानेंसी दे दी सिविल सेवाओं में, वो इन्होंने दे दी, तभी इनको क्या बोला जाता है, भारत में सिविल सेवाओं के पिता या जनक के तौर पर इनको जाना जाता है। ठीक है, इनकी दमनकारी नीतियों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तृतीय मैसूर युद्ध, अभी श्रीरंगपट्टनम की संधि बताई आपको, तो वो संधि इसके तहत मानी जाती है। युद्ध हुआ है 90 से 92 तक का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग और इनके सुधारात्मक कार्यों की बात करें तो कॉर्नवालिस कोड 1793 में आया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉर्नवालिस कोड ही वो कोड था जिसके हिसाब से भारत के अंदर सारे कानून चलते थे। आज के समय में संविधान है जिसके हिसाब से सारे कानून चलते हैं, उस समय कॉर्नवालिस कोड था जिसके हिसाब से सारे कानून व्यवस्था को चलाया जाता था। कैसा पुलिस विभाग होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसा होगा, किस तरीके से एग्रीकल्चर रेवेन्यू का बंटवारा होगा, कैसी सुरक्षा या सिक्योरिटी की व्यवस्था रखी जाएगी, उस सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसको लाया था। कॉर्नवालिस कोड के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत इस समय में हुई। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793। स्थायी बंदोबस्त का मतलब समझते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, मतलब जमीनों को परमानेंट दिया जाने लगा। ठीक है, यहां से परमानेंट दिया जाने लगे का मतलब ये हो गया, इससे पहले की जो नीतियां वॉरेन हेस्टिंग के समय काल तक में आई थी वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होती थी। ठीक है, कैसे 5 साल के लिए दे देंगे या ईयरली दे देंगे, ऐसे जमीनों को दिया जाता था बुआई के लिए। अब जमीनों को कैसा दे दिया जाता था, परमानेंट, जमींदारों को। ठीक है, तो जमींदारों को जमीनों को परमानेंट दे दिया जाता था जिसके ऊपर वो पूरी की पूरी उपज को उगा के क्या करते थे, प्रॉफिट पूरा अंग्रेजों को दिया करते थे। ठीक है, तो मेन जो लैंडलॉर्ड था वो अपनी जमीन से यहां से हट चुका था।
ठीक है, 10/11 और 1/11 का हिस्सा आप लोग याद रखिएगा। इसमें बंटवारा कैसा होता था, 10/11 और 1/11 का ज्यादा हिस्सा कौन रखेगा, अंग्रेज रखेंगे नो डाउट, और कम हिस्सा जमींदारों को दिया जाएगा। और फिर जिनकी खेती जमीन थी उनको सिर्फ मजदूरी देके उन्हें खत्म कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भारत के अंदर रेवेन्यू सेटलमेंट एक शुरू हुआ, जिसको हम लोग स्थायी बंदोबस्त या फिर कह सकते हो आप जमींदारी सिस्टम के तौर पर जानते हैं। ठीक है, सर जॉन शो, ज्यादा नहीं है इनके बारे में, बस ये ध्यान रखना है इनके समय में पहला चार्टर अधिनियम आया था, और पहले चार्टर अधिनियम ने भारत के अंदर अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज करी थी तो किस तरीके से भारत के जो मजदूर हैं, जो मिल्स में वर्कर्स हैं काम करने वाले, उनके ऊपर ध्यान देना शुरू किया था। तो पहला चार्टर एक्ट थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड था, और थोड़ी बहुत डिमांड की गई थी भारतीयों को काउंसिल्स में ज्यादा से ज्यादा पोजीशन दी जाए। ये पहला वाला चार्टर एक्ट हमसे बताता है। ठीक है, इसी के समय में 95 में निजाम और मराठों के बीच में खरदा का युद्ध हुआ था। ठीक है, खरदा का युद्ध ध्यान रखिएगा, किस किस के बीच में, निजाम और मराठा, मतलब हैदराबाद और मराठा के बीच में ये युद्ध हुआ था। ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, ये खरदा युद्ध कहलाता है। लॉर्ड वेलेस्ली 98 से 5 का समय काल है। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ये जाने जाते हैं कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के लिए। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी, कारण बताएगा कोई? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्या हो रहा था यहाँ पे, फोर्ट विलियम कॉलेज को क्यों बनाया गया था, और बनाया गया था तो कौन सी शिक्षाओं की बात यहाँ पे हो रही थी, किस तरीके की शिक्षाएं दी जा रही हैं? हाँ जी, सुना कभी? सुना तो होगा, ऑब्वियसली बात है, मॉडर्न तो सबकी अच्छी होती है और तुम लोगों ने तो बार बार पढ़ी होगी। सिविल सर्वेंट्स के एजुकेशन के लिए, ठीक है, वन ऑफ द पॉइंट सिविल सर्वेंट्स के एजुकेशन के लिए। और कुछ ऐड है इसमें, या और कुछ एडिशन है? कुछ भाषाओं का ज्ञान, ऐसा कुछ? हाँ जी, गुड, हिंदी, संस्कृत या उर्दू, या बेसिकली मैं बोलूं संस्कृत और उर्दू। ठीक है, संस्कृत और उर्दू भाषाओं को समझने के लिए संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेशन कराना, ठीक है, और जो बेसिकली उर्दू है उसको इन्होंने इंग्लिश या फारसी जो है उसको उर्दू में ट्रांसलेट कराना शुरू कर दिया था। तो भाषाओं को थोड़ा आसान भाषा में समझने के लिए इन्होंने इसका ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे बनवाया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज को ध्यान रखिएगा, एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था। सिविल सर्वेंट्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी एक हुआ करता था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी बेसिकली अब मद्रास में भी एक गवर्नर हुआ करेगा। ठीक है, अब मद्रास में भी क्या हुआ करेगा, एक गवर्नर, प्रेसिडेंसी अलग से बन गई यहाँ पे। इनके समय में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 1799, और इसी समय में आपको याद होगा लॉर्ड वेलेस्ली को हम लोग एक नीति के नाम से याद रखते हैं। कौन सी नीति फॉलो की थी इन्होंने? लॉर्ड वेलेस्ली कौन सी नीति के लिए जाने जाते? सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, सब्सिडरी अलायंस जिसको बोलते हैं। तभी 1799 में इन्होंने मैसूर को सहायक संधि के तहत अपने राज्य में मिला गया था। अंग्रेजों के राज्य में यहीं से सहायक संधि के तहत मिल गया था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत पहली संधि जो है 98 में मराठों के साथ, हैदराबाद के साथ में हुई थी। सबसे पहले हैदराबाद के निजामों ने किसके ऊपर साइन किया था, सहायक संधि पे साइन किया था। आफ्टर दैट इन्होंने मैसूर को मजबूर करा था, क्योंकि मैसूर यहाँ पे हार गया था, टीपू सुल्तान मारे गए, और उसके बाद में इन्होंने क्या करा था, ये संधि साइन करवाई थी इनसे। ठीक है, दमनकारी और नीतियों के अंदर मराठों के साथ बसीन की संधि भी 1802 में देखी गई। ठीक है, और द्वितीय मराठा युद्ध यहाँ 3 से लेकर 5 तक हुआ, और इसमें जितने भी मराठास थे, चाहे वो होलकर हो, सिंधिया हो, ठीक है, कोई भी 5 टाइप ऑफ मराठास की हमने ट्राइब्स की बात की थी, सारे मराठे इस समय में हार चुके थे, और उन सब ने सहायक संधि अंग्रेजों के साथ में साइन कर दी। ठीक है, तो मराठे हो गए, हैदराबाद हो गया, निजाम हो गए, और एक तीसरी पावर सबसे बड़ी मैसूर। तो हम जो इंडिपेंडेंट पावर 18वीं शताब्दी में बनते हुए देखते हैं ना, स्वतंत्र राज्य, कौन कौन से बने थे? हैदराबाद बना, पंजाब बना, मराठास बने, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अवध एक तरीके से बन गया था, मैसूर बन गया था। ये सब राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे, मुगलों के अंडर में नहीं थे। ठीक है, इन सब राज्यों को धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में कर लिया। तो ये कौन सी नीति से हुआ था? सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि के तहत हुआ था। ठीक है,
उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने तंजौर को, सूरत को और कर्नाटका को भी अपने साम्राज्य के पार्ट में मिला लिया। ठीक है, तो ऐसे इंग्लिश ये क्वेश्चन मींस का क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, अगर विस्तारवादी नीतियों का आकलन करना हो आपको अंग्रेजों की, तो उस आकलन को कैसे करेंगे, वहां आपको ये मेंशन करना पड़ेगा सहायक संधि। और सहायक संधियों में किस तरीके से इन्होंने एक एक वॉर के बाद में सबको धीरे धीरे अपनी सत्ता में मिलाना शुरू किया। यही नहीं, सहायक संधि के अलावा आप हड़प की नीति भी वहां पे मेंशन करोगे, तो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियों को आप इस तरीके से मेंशन करके वहां पे लिखोगे। तो एक तरीका होता है, उस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है, वेल्लोर विद्रोह हुआ था इनके समय में 1806 के अंदर। बेसिकली एक रीजनल ट्राइब के द्वारा एक किया गया किसानों के द्वारा विद्रोह। लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक है, मिंटो प्रथम के दौरान इंपॉर्टेंट ये है 1813 का चार्टर एक्ट इनके समय में आया था। इस चार्टर एक्ट से इंपॉर्टेंट विशेषताएं कौन बताएगा क्या क्या थी? चार्टर एक्ट से इंपॉर्टेंट विशेषताएं क्या क्या थी? भारतीयों की शिक्षाओं पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, कब? पर एनम। ठीक है, चाय और चीनी का व्यापार। हाँ जी, चाय, टी एंड शुगर। और ईसाइयों को उनका धर्म प्रचार किया गया है। ईसाइयों को उनका धर्म की मतलब ईसाइयों को उनके धर्म के प्रचार प्रसार की परमिशन मिल गई थी। ठीक है, ईसाइयों को उनके प्रचार प्रसार की परमिशन मिल गई थी। ठीक है, और ये सही लिखा है मैंने? सर चाय और शुगर को छोड़ के बाकी सब पेट आकार खत्म हो गया था। चाय और शुगर को छोड़कर हर तरीके का चाय और अफीम, चीनी से चाय और चीनी। हाँ, चीनी क्या शुगर है या चीनी चाइना वाले चीनी है? शुगर ही है ना, इसमें तो कंफ्यूज नहीं होता कोई, शुगर ही है ना, है? बता। जी हाँ, ये शुगर यही बोल रहा हूँ मैं, ये गलत लिखा है। चीनी का मतलब चाइना है, चाय और चाइना, चीनी मत याद करो, इसीलिए तुम लोग ये जो बचपन से याद करते हो चाय और चीनी, चाय और चीनी। ठीक है, चाइना है वो। चाय और चाइना के साथ व्यापार छोड़कर सभी के साथ में व्यापार का एकाधिकार खत्म कर दिया था। ठीक है, बस इसमें अभी भी एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, वरना सभी एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था। परमिशन थी अब रिलीजन को और ज्यादा यहाँ पर ग्लोरीफाई करने की, अभी अपने रिलीजन को और ज्यादा ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिए थे। 1813 का चार्टर एक्ट बेसिकली भारत के अंदर कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस भी लेके आया, जिसके अंतर्गत एक लॉ था लैंड सेटलमेंट से रिलेटेड। ठीक है, लैंड सेटलमेंट में आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसके बाद में परमानेंट सेटलमेंट के बाद में कौन सा सेटलमेंट आता है? रैयतवाड़ी आता है। रैयतवाड़ी के बाद महलवाड़ी आता है। तो ये जो रैयतवाड़ी सिद्धांत था, वो रैयतवाड़ी सिद्धांत का जो परमिशन मिला था वो यहीं से मिला था, तभी 1718 में जाके ये पारित हो गया और भारत के कुछ इलाकों के अंदर इसको लागू किया गया। तो ये बेसिकली 1813 के चार्टर एक्ट से रिलेटेड चीजें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इनके साथ ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में इन्हीं के साथ हुई है, ये बात ध्यान रखिए। वो आप काले काले याद रखोगे 7 से 13 का इनका, तो आपको संधि खुद ही याद रहेगी, 9 में संधि। इसी संधि का एक विवाद बनेगा जब पहला सिख युद्ध होगा या एंग्लो पंजाब वॉर होगा। यही संधि है जिसकी वजह से विवाद बना था, आगे एंग्लो पंजाब वॉर हुआ था। ये संधि के तहत बेसिकली जो रिवर सतलज है, उस सतलज के नॉर्थ और साउथ पार्ट को अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा, ऐसा अंग्रेजों ने क्लेम किया था कि हमसे रणजीत सिंह ने वादा किया है। ठीक है, अंग्रेजों का ये क्लेम था कि हमें सतलज रिवर के नॉर्थ और साउथ पार्ट को हमारे हाथ में दे दिया जाएगा। ये क्लेम रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था, ऐसा मानना किसका था? अंग्रेजों का। तो इसी संधि को लेकर आगे विवाद हुआ था, जिसको लेकर बाद में पहला सिख युद्ध भारत के अंदर देखा गया। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग से रिलेटेड 13 से लेकर 23 का समय काल है। हस्तक्षेप और युद्ध की नीति अपनाने वाले के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि पिंडारियों के साथ में संघर्ष, पिंडारियों का दमन करना। ठीक है, पिंडारी समुदाय बेसिकली एक ऐसा समुदाय था जो कहीं ना कहीं गोरिल्ला वॉर के अंदर बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे, है ना, पीछे से हमला करना और अंग्रेजों को लूटना, और लूट के सारा का सारा पैसा यहाँ से लूट पाट के ले जाया करते थे। तो पिंडारियों का दमन करना एक तरीके से डाकुओं का इलाका कहलाता था, इस वजह से इनको खत्म करना। 18 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भी निर्माण हो गया। अभी हमने मद्रास प्रेसिडेंसी का निर्माण देखा था, किसके समय काल में हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी किसके समय काल में? हाँ, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। संधि बता दो।
1801, वेरी गुड। 1801 में वेलेस्ली के समय काल के अंदर उसको वहां पे किया गया था। अब ये 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण हो गया, ठीक है। मद्रास के गवर्नर इस समय थॉमस मनरो, इन्होंने ही देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था यहाँ पे शुरू कर दी, और भारत में ही महलवाड़ी व्यवस्था भी 1822 में इन्हीं के समय काल में शुरू हुई। यहाँ 20 में शुरू मानी जा रही, 17-18 में इसको भारत के अंदर कुछ इलाकों में लाना शुरू कर दिया गया था। 20 में पूरी तरीके से रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी गई, ठीक है। दमनकारी कार्रवाइयों के अंदर देखा जाए तो तीसरा मराठा युद्ध इनके समय में हुआ, ठीक है, 17 से लेकर 19 तक, और तीसरा मराठा युद्ध ही वही युद्ध है जिसके बाद मराठा शक्ति भारत में समाप्त। अब इसके बाद में मराठा भारत के अंदर किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकते थे, और फाइनल अथॉरिटी के तौर पर भी मराठा शक्ति का यहीं पे दमन हो जाता है, मराठा पूरी तरीके से समाप्त, ठीक है। राजपूतों के साथ भी कई संधियां हो गई, तो मराठा तो खत्म कर ही दिए, साथ साथ में राजपूतों के साथ में भी संधियां करके उनके भी इलाकों को अपने अंडर में ले लिया। आंग्ल नेपाल युद्ध इनके समय में होता है, ठीक है। संगोली की संधि याद रखिएगा, विवादित थे बहुत ज्यादा, क्योंकि इसी को लेकर नेपाल क्लेम करता रहता है भारत की कुछ जमीन के ऊपर कि ये जमीन हमारी है, ये इलाका हमारा है। इसी संधि के तहत, और इसी समय में जो हुई संधि 1816 की थी, इसी संधि के तहत आज भी विवाद चलता है। जो नेपाल भारत के साथ में लगातार जो संबंध खराब कर रहा है वो इसी वजह से कर रहा है। इनका कहना यह है कि आंग्ल नेपाल युद्ध में जो नेपाल को बाउंड्रीज मिली थी, वो बाउंड्रीज भारत ने आजादी के बाद अपने कब्जे में कर ली। हालांकि अंग्रेज हमें दे के गए थे ये बाउंड्री, ये हमारा इलाका था, तो वो संगोली की संधि को लेके अभी भी क्लेम करते रहते हैं। भारत कहता है 47 के बाद या उससे पहले की जितनी भी संधियां हुई वो सारी की सारी हमने 47 में ही खारिज करके नया कानून पारित कर दिया था, तो हम उससे पहले की संधि क्यों माने? ये विवादित है, इस वजह से संगोली की संधि ध्यान रखिएगा। सिंधिया के साथ में संधि हुई थी इस समय 17 में, ठीक है। सिंधिया बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है मराठों की, ठीक है। इसके बाद में एमहर्स्ट, ठीक है, एमहर्स्ट के समय में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना, ठीक है, बेसिकली संस्कृत के ही लिए हुई थी। इनके समय प्रथम बर्मा युद्ध हुआ, ठीक है, यंडाबू का युद्ध हुआ था। बेसिकली ये आपको जो पूरा का पूरा ईस्टर्न इलाका है, ईस्टर्न इलाके के अंतर्गत ये लोग कुछ एरिया को अपने भारत के अंदर कैप्चर करने का प्रयास किए थे। इस वजह से बर्मा हो गया, म्यांमार हो गया, इन तमाम इलाकों के साथ में कुछ युद्ध यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड एमहर्स्ट है, 23 से लेकर 28 का समय काल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका समय काल 28 से लेकर 35 जाना जाता है, ठीक है। इनको एक सुधारवादी गवर्नर जनरल के तौर पर देखा गया। सुधारवादी गवर्नर जनरल इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको याद ही होंगे राजा राममोहन राय, ठीक है, और राजा राममोहन राय के द्वारा सती प्रथा के दमन के लिए कानून उन्होंने किससे बनवाया? इन्हीं से बनवाया, ठीक है। तो सती प्रथा का दमन इनके समय काल में हो गया, इस वजह से ये भारत के उदारवादी और सुधारवादी एक गवर्नर जनरल के तौर पर जाने जाते हैं। गवर्नर जनरल बंगाल के तौर पर ये आए थे और इन्होंने 33 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर आके यहाँ पर कार्य करना शुरू किया। इनके समय में और हुए कुछ कार्य, जैसे ठगी प्रथा का दमन हो गया था, ठीक है, ठगी प्रथा को इस समय खत्म कर दिया गया। 33 का चार्टर एक्ट इनके समय में आ गया। 33 के चार्टर एक्ट के तहत अब क्या हो गया था? 1 लाख से बढ़ा के वैल्यू कितनी कर दी गई थी? 10 लाख, ठीक है। अब एजुकेशन में कितना खर्च होगा? 10 लाख रुपया खर्च हुआ करेगा। दूसरी चीज इसके अंदर ये हुई थी, जो चाय और चाइना के साथ व्यापार की हम लोग बात कर रहे थे, सिर्फ एकाधिकार वहां तक था, वो भी खत्म। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई एकाधिकार नहीं है, ठीक है। सारे राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ पे छीन लिए जाते हैं, ठीक है, और अब और भी कंपनीज को भारत के अंदर भेजना शुरू किया जाता है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ये तमाम चीजें हो जाती हैं, ठीक। किसी भी तरीके का कोई भी जन्म, जाति या भेद किसी भी तरीके का इसमें उसको उसके अधिकारों से वंचित ना किया जाए, इसको लेकर भी 33 के ही चार्टर एक्ट में कानून देखा जाता है, ठीक है। इसमें भारतीय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का जनक भी माना जाता है इन्हें। अगर मैं बोलूं इनके समय काल के अंदर, मैकाले मिनट सुना होगा आप लोग ने, जानते होंगे उसके बारे में, 1835, ठीक है, इसके समय काल में होगा। तो 1835 के अंदर मैकाले मिनट की स्थापना इन्हीं के समय में हुई। लॉर्ड मैकाले 1835 में मैकाले मिनट बोलते हैं इसको, ठीक है, मैकाले मिनट। मैकाले मिनट के तहत यहाँ पे भारत के अंदर शिक्षा का वर्गीकरण कर दिया गया। मतलब भारतीय शिक्षा को अब जो है वो मीडियम जो है उसका इंग्लिश करने की प्रॉपर तरीके से डिमांड की जा रही थी, ठीक है। मतलब हम इसको पाश्चात्य या वेस्टर्नाइजेशन का कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से जनक बोल सकते हैं कि भारत के अंदर जो शिक्षा अभी तक संस्कृत, फारसी
उर्दू या फिर हिंदी जैसी भाषाओं में मिला करती थी, उस शिक्षा को इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इंग्लिश में करना शुरू कर दिया। तो कह सकते हो कि इन्होंने शिक्षा का पश्चिमीकरण करना शुरू कर दिया था। इनके सुधारात्मक कार्य के तौर पर भी ये जाना जाता है, और कई सारे लोग इसको भारत के लिए एक गलत तरीके से भी देखते हैं, क्योंकि उस समय काफी लोगों ने विरोध किया भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का। ठीक है, तो इस वजह से सुधारात्मक कार्य में भी लिखा जा सकता है। जैसे सती प्रथा का भी अंत उन्होंने किया, और भी क्रूर प्रथा जैसे हमने ठगिया की प्रथा भी देखी, उसका भी अंत यहाँ पे किया गया। ठीक है, मैसूर, कुर्ग और मध्य कछार, इस पे भी अधिग्रहण करने का कार्य इन्होंने इस समय में किया था। कंप्लीट रूप से उन्होंने भारत की राजधानी या भारत के क्षेत्र को किसमें मिला लिया, अंग्रेजों ने अपने कार्यकाल के दौरान उसमें मिला लिया। रणजीत सिंह, ठीक है, इनके साथ में शाश्वत मित्रता की संधि साइन की गई, है ना। रणजीत सिंह के साथ में एक संधि साइन की गई थी, जिसके अंदर दिखाया गया था बेसिकली कि पंजाब और अंग्रेजों के रिलेशन अच्छे थे, और वो बेसिकली अमृतसर की जो संधि अभी हम देख के आए, उसी संधि को यहाँ पे रिपीट करने की बात की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चीजें इनके समय काल के अंदर हुई, तभी हम लोग इनको क्या कहते हैं, ठीक है, उदार और प्रबुद्ध गवर्नर जनरल भारत के कई सारी सुधार की नीतियां इनके समय में देखने को मिलती हैं। ठीक है, लॉर्ड मेटकाफ, ठीक है, मेटकाफ बेसिकली ये भारत के अंदर प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने वाले जाने जाते हैं। इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब भारत के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कौन जाने जाते हैं, लॉर्ड मेटकाफ। इनका टाइटल ही यही है, भारत में प्रेस के मुक्तिदाता या लिबरेटर ऑफ प्रेस। ठीक है, 36 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। लाइब्रेरी आज भी है वहां इसी फॉर्म में जैसी तब थी, वैसे आज के समय में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी लॉर्ड एलनबरो 42 से लेकर 44। ठीक है, इनके समय काल के अंदर रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, और इसके बाद में पंजाब के साथ में रिलेशन लगातार बिगड़ते चले गए। ठीक है, 39 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में लगातार रिलेशन बिगड़ते चले गए। ठीक है, इन्हीं के बाद में अफगान युद्ध भी अगर हम देखेंगे इनके समय में हुआ। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में इसकी स्थापना इसी समय काल के अंदर हुई थी। ठीक है, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, जिसे आज के समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई एक बैंक नहीं है, कई सारे इंपीरियल बैंक का एक समूह है। ठीक है, कम से कम 8 से 9 इंपीरियल बैंक एक साथ मर्ज हुए, और उनके मर्जर के बाद में एक बैंक बना जिसको हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तब जाके ये बैंक ऑफ बॉम्बे सबसे पहले स्थापना हुई थी, जो आज के समय में एसबीआई के तौर पर जाना जाता है। इन्हीं के समय में स्थापना है लॉर्ड एलनबरो। ऑकलैंड 36 से लेकर 42 का समय काल। ठीक है, 36 से 42 के समय काल के अंदर सुधारात्मक कार्य में हम बात करें तो दास प्रथा के समापन के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, सिंध का विलय कर लिया था इन्होंने, सिंध को भारत के पार्ट के अंदर मिला लेना। ठीक है, सिंध का विलय। ठीक है, ये अफगान युद्ध का इनके समय में अंत हो गया। हार्डिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 44 से लेकर 48 के समय में, क्योंकि इनके समय में भी कुछ सुधारात्मक कार्य ऐसे हुए जो आज भी याद रखे जाते हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि प्रथा का उन्मूलन इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि सारे पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग में लगाने को। जैसे सती प्रथा बाय कौन सा गवर्नर जनरल, ठीक है, ठगी प्रथा बाय कौन सा गवर्नर जनरल, कन्या भ्रूण हत्या कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा। तो ये सब गवर्नर जनरल मैच द फॉलोइंग्स में आ जाते हैं। तो मैच द फॉलोइंग्स के आधार पर आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना इन्हीं के समय में। ठीक है, हम लोग मान सकते हैं इसको पहला इंजीनियरिंग कॉलेज एटलीस्ट भारत के अंदर खुल चुका था इस समय में। ठीक है, इनके समय में पहला सिख युद्ध जो मैंने बोला था, अब महाराजा रणजीत सिंह के बाद में संबंध बिगड़ना शुरू हो गए, और अब सिख और अंग्रेजों के आपस में युद्ध होते हैं 45 से 46। और इसी में क्या होती है, लाहौर की संधि साइन होती है। लाहौर की संधि बेसिकली युद्ध के अंत में पंजाब को विवश करती है इस बात को लेकर कि पंजाब अंग्रेजों की शर्तों को माने। ठीक है, बट अभी भी अंग्रेजों ने यहां से किसको नहीं हटाया, पंजाब के शासक को नहीं हटाया। पंजाब अभी भी इंडिपेंडेंट है, बट संधि के तहत बहुत सारी बातें हमें माननी पड़ती हैं। ठीक है, ठीक, रोजगार में अंग्रेजी शिक्षित को प्राथमिकता इन्हीं के समय में शुरू हुई। अभी हम देख रहे थे वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ, अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी। अंग्रेजी माध्यम में जो भी पढ़ा हुआ होता था, ऐसा नहीं है हिंदी मीडियम को बंद कर दिया, हिंदी मीडियम भी था और अंग्रेजी मीडियम भी था, लेकिन जो अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा हुआ छात्र होता था रोजगार उसी को मिलता था। ठीक है, तो प्राथमिकता कहीं ना कहीं उसी को दी जाती थी। इस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिलती है, और ऐसी नीति तो आज भी है कहीं ना कहीं, है ना, थोड़ी बहुत आज भी देखी जाती है। वो नीतियां चली गई, मतलब लोग चले गए, नीतियां बच गई। यूपीएससी में आज भी सबसे ज्यादा देखती हो ना,
मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम का ही चलन है और ज़्यादातर लोग ही यहीं से सेलेक्ट होते। पता नहीं ऐसा चलन क्यों है, कब खत्म होगा, लेकिन है तो है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी 48 से 56 का समय काल। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी क्वेश्चन लिख चुके हैं आप इनके बारे में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इनके बारे में पता ही होंगी, है ना। मैक्सिमम 4 नंबर वाले देख लो, ठीक है, या मिनिमम 1 नंबर वाले लोग ध्यान से देख लो इनके बारे में क्या लिखना था उस दिन। ठीक है, इनके बारे में बेसिकली रेलवे का फॉर्मेट जो यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था उसके बारे में लिखना था। बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली एक ट्रैक लाइन बिछ गई थी जो पहली रेलवे लाइन थी। दूसरा लिखना था टेलीग्राफ के बारे में, डाक सेवा जो इनके समय में शुरू हुई उस डाक सेवा के तहत, डाक अधिनियम 1854 के तहत डाक सेवा के बारे में लिखना था। ठीक है, तीसरी चीज जो नहरों के बारे में आप लिख रहे थे, तो गंगा नहर को खोलने की घोषणा की गई इसी समय में 1854 में। ठीक है, इसी के बाद में लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना इन्हीं के समय में मानी जाती है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जिसको आज के समय में हम लोग जानते हैं। ठीक है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना। ठीक है, सुधारात्मक कार्यों में वुड शिक्षा का घोषणा पत्र। ठीक है, जैसे मैकाले मिनट आया उसी मैकाले मिनट के अंदर और सुधार करने के लिए क्या आ गया, वुड डिस्पैच अधिनियम आ गया। वुड डिस्पैच अधिनियम ने क्या करा, आंग्ल और वर्नाकुलर स्कूल और सरकारी स्कूल को खोलने का कार्य करना शुरू कर दिया। मतलब वर्नाकुलर भाषाओं, जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, किसी की तमिल होगी, किसी की मराठी होगी, किसी की बंगाली होगी, ऐसी भाषाओं में भी लोगों को शिक्षा दी जा सके, ऐसी चीजें इस समय में होना शुरू हो गई। विधवा पुनर्विवाह इन्हीं के समय काल की चीज है, तो विधवा पुनर्विवाह इन्हीं के समय में हुआ। ठीक है, और कुछ इलाकों के अंदर बेसिकली पूर्ण रूप से अब जो पहले हमने प्रतिबंध देखा था वही प्रतिबंध यहाँ पे भी, जैसे एलनबरो के टाइम पे प्रतिबंध देखा था वही प्रतिबंध कुछ इनके समय में भी लगाया गया, जैसे कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि प्रथा के ऊपर भी, या बलि प्रथा के ऊपर भी यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इनके समय में हुआ 48 से 49 के समय, और फाइनली यहीं से पंजाब का विलय हो गया अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर। एक नीति इनकी ये थी। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध इन्हीं के समय काल में हुआ। 1855 में संथाल विद्रोह भी इन्हीं के समय काल के अंदर हुआ था। ठीक है, सबसे बड़ा ट्राइबल जो रिवॉल्ट माना जाता है वो संथाल को माना जाता है। ये संथाल लोग बाहरी हर एक व्यक्ति के लिए रिवॉल्ट करते थे। ऐसा नहीं सिर्फ अंग्रेजों से नाराज थे, ये हर आउटसाइडर से नाराज थे। कोई भी आउटसाइडर अगर इनके एरिया के अंदर जाता था, इनके ट्राइबल रीजन के अंदर जाता था, चाहे वो भारतीय ही क्यों ना हो, ये उससे भी छूटते थे। ठीक है, और ऐसे सभी लोगों को इन्होंने एक शब्द दिया हुआ था, डीकू। ठीक है, डीकू के नाम से सब जाने जाते थे। सारे आउटसाइडर्स को डीकू बोला करते थे और कहते थे हमारी लड़ाई डीकू के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये डीकू के अगेंस्ट में विद्रोह करने, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो अंग्रेज हो, कोई भी हो, सबके अगेंस्ट में विद्रोह करने को तैयार है। तो संथाल रिबेलियन इनके समय में हुआ। इतने सारे कार्य थे लॉर्ड डलहौजी के बारे में लिखने के लिए। अब फिलहाल ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा। भारत के वाइसराय यहाँ से शुरू हो जाते हैं। हम लोग बात करेंगे पहले यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग के बारे में, 56 से 62। ठीक है, यही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वाइसराय के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, कुछ याद हो ना हो ये ईयर जरूर याद करते रहना साथ साथ में, है ना। अंदर की नीतियां खुद अपने अपने समय में याद आती चली जाएंगी कि किसके समय काल में क्या क्या हुआ था। ठीक है, 56 से 62 है। अब देखिए, हाँ, एक चीज में कंफ्यूजन ये होता है कि 56 से 62 इनका समय काल है और अभी हम पीछे देखते हैं 56 तक, तो अभी लिख के आता है कि विधवा पुनर्विवाह 56 में खत्म किया गया, शुरू किया गया विधवा पुनर्विवाह, है ना। तो 56 में आप कंफ्यूज मत होइए, लॉर्ड डलहौजी का ही समय काल है जिसमें सामाजिक कार्य ज्यादा किए गए हैं। ठीक है, तो आप इसमें बताइएगा कि कैनिंग ने ऐसा कर दिया होगा। कैनिंग को तो भारत का कहीं ना कहीं एक बेकार गवर्नर जनरल के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो इसने कोई सामाजिक कार्य के ऊपर ऐसा कोई कार्य नहीं किया था। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर और भारत के वायसराय के तौर पर इसने कार्य किया। 1857 का विद्रोह इनके समय में हुआ। विद्रोह के लिए एक अलग से पूरा क्लास करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर देख लेंगे कितना डिटेल्स में हमें पढ़ना चाहिए विद्रोह के बारे में, तो 57 का विद्रोह डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858 इस समय में पारित हुआ। ठीक है, तो ये पारित करने के पीछे का कारण बेसिकली था भारत के अंदर मॉडर्नाइजेशन का डेवलपमेंट करना। मॉडर्नाइजेशन का डेवलपमेंट करना, पहली चीज तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को हटाइए और यहाँ पे किसका रूल आइए, विक्टोरिया का रूल लेके आना है। ठीक है, विक्टोरिया के रूल के बाद में बेसिकली यहाँ पे भारत के मॉडर्नाइजेशन के तहत भारत के अंदर अब भारतीयों को जितनी भी परिषदें थी उन परिषदों का हिस्सा बनाया जाना भी इस अधिनियम का एक इंपॉर्टेंट क्लॉज था।
ठीक है, उनकी शिक्षाओं पे और ज्यादा अब पैसा खर्च करना, यही इन सब चीजों के अंदर हुआ करता था। ठीक है, 1861, ठीक है, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, अगर हम इसकी बात करें तो इसने क्या करा, इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त करा। पहली चीज क्या करी इसने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्युत्पत्ति का सिद्धांत, हड़प की नीति। हड़प की नीति किसने समाप्त करी, इसने। भारत के अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ इन्हीं के समय, 1861 का अधिनियम। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, विभागीय प्रणाली, जो विभाग वगैरह बनाए जाते हैं, जो आज तरह तरह के विभाग देखते हो आप, ये विभाग प्रणाली कहाँ शुरू हुई, इसी 1861 के पोर्टफोलियो सिस्टम के तहत। ठीक है, इंडियनाइजेशन, भारतीयकरण हुआ इनके समय में। ठीक है, इसी में क्या जाना जाता है, भारतीयकरण। अब भारतीयकरण का मतलब क्या निकाल सकते हो, क्या हो सकता है भारतीयकरण का मतलब, काउंसिल्स में भारतीयों को शामिल करना, ठीक है, एक पॉइंट हो सकता है। और काउंसिल्स में, परिषदों में भारतीयों को शामिल करना, बिल्कुल ठीक है। सर जो कहते हैं हमारी महारानी उन्होंने घोषणा की थी कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, भारतीयों को उस पर दिए जाएंगे। हाँ, उच्च पदों पर भारतीयों को रखा है। बेसिकली रोजगार में भारतीयों को ज्यादा अब लाने का प्रयास किया जाएगा, तो भारतीयों का रोजगार सृजन करना भी इसका एक पार्ट था। इंडियनाइजेशन में जितने भी हम पोर्टफोलियो सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो विभागीय प्रणाली बनी, उस विभागीय प्रणाली के तहत इंडियनाइजेशन को यहाँ पर ऐड किया गया था कि विभागीय प्रणाली में भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा अब पद दिए जाएंगे। ठीक है, और ऊंचे पदों पर भी अब भारतीय बैठा करेंगे। ठीक है, बजट प्रणाली और विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली बताई थी मैंने आपको, बजट प्रणाली भी इस समय में शुरू हुई। बजट प्रणाली बेसिकली अब बजट भारत का बनने लगा। भारत के बजट के अंदर भारतीयों को अनुमति अभी नहीं थी कि बजट पर डिस्कस कर सके, बजट में भाग ले सके, बट अंग्रेज इस समय भारतीयों का बजट बनाते थे। ठीक है, तो बजट बनना शुरू हो गया। आगे देखेंगे, जब हम लोग देखेंगे कि भारतीयों को कब इस समय में यहाँ पे मिल गया। दमनकारी कार्रवाई के अंतर्गत हमने देखा ये 57 का विद्रोह, पूरी शक्ति को इन्होंने दबा दिया था जिस तरीके से। ठीक है, और इसी के बाद में नील विद्रोह भी इसी के समय काल के अंदर दबा, 59 से 60 का समय काल। ठीक है, नील विद्रोह को भी दबा दिया गया। नील विद्रोह किससे रिलेटेड था, किसका विद्रोह था, नील की खेती, किसानों से रिलेटेड होगा, बेसिकली एग्रीकल्चर। ठीक है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, इस विद्रोह की बात कौन सी पुस्तक में की गई है, नील विद्रोह की बात कौन सी पुस्तक में की गई है, नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण के अंदर किसने लिखी है, नील दर्पण, दीनबंधु ही। ठीक है, हाँ दीनबंधु। ठीक है, दीनबंधु ही है, दीनबंधु ने नील दर्पण लिखी है। ठीक है, तो उन्हीं के प्ले में ये पूरा का पूरा नील विद्रोह के बारे में वर्गीकरण किया गया, ध्यान रखिएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इस समय में लागू किया गया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, सुधारात्मक कार्य में अभी हमने देखा, पीछे भी देखा। ठीक है, यहाँ से लागू हो गया। शुरू कब से किया गया था, अभी पीछे किसके समयकाल में, डलहौजी के समयकाल के अंदर यहाँ से अधिनियम के तौर पर पारित कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पारित माना जाता है। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, तीनों में विश्वविद्यालय खुल गए। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा अगर सबसे पहली कोई चीज अगर कहीं भी भारत में होती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें इन तीनों में से एक ही आंसर होता है, कलकत्ता, मद्रास या बॉम्बे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों वो जगह थी बेसिकली जहां पे सबसे हायर अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया रहा करती थी, तो इस वजह से ये लोग यहीं पे सबसे ज्यादा चीजें करा गए। इंपीरियल सिविल सर्विसेज यहां से शुरू हो गई। इंपीरियल सिविल सर्विसेज समझते हो, इंपीरियल सिविल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, एक तो आप सिविल सर्विसेज समझते ही हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई यूपीएससी का एग्जाम है, उस समय में बोला जाता था आईसीएस का एग्जाम, है ना, आईसीएस होता था। ये क्या है फिर, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, क्या मतलब है इसका। 1861 के अंदर इसकी स्थापना भारत के अंदर मानी जाती है। हाँ इंग्लैंड में पेपर हो रहा है, हाँ वही इंग्लैंड में पेपर हो रहा है, हाँ आगे भारत में होने लगा। कलेक्टर का पद बनाया गया, कलेक्टर का पद बनाया गया। अच्छा, कलेक्टर का पद तो था पहले भी, हाँ पहले भी था, इससे पहले था। इंपीरियल सिविल सर्विसेज का क्या मतलब है यहाँ पे, किसी को क्षेत्रीय सिविल सर्विसेज तो नहीं लग रही है ये कि राज्यों में शुरू कर दी गई होगी या प्रोविंशियल में। इंपीरियल सिविल तो ये जितना ब्रिटिश एम्पायर है सबके लिए,
हाँ एग्जैक्टली, इंपीरियल सिविल सर्विसेज में अब क्या कर दिया गया था, भारतीयों की भी एंट्री शुरू कर दी गई। यहाँ भारतीयकरण हम बात कर रहे हैं ना, पीछे अभी हुआ था। अब पहले तो सिर्फ अंग्रेजों को नौकरी देते थे ना, सिर्फ और सिर्फ बड़े पदों पे। अब इन्होंने भारतीयों को नौकरी देना शुरू कर दी, तो उसके लिए इंपीरियल सिविल सर्विसेज शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लंदन ही जाते हैं अभी लोग पेपर देने। ये मत समझिएगा अभी भारत के अंदर ही सेंटर पड़ रहा है, बरेली में पड़ गया होगा जाके देवबंद से जाके, है ना। लंदन में जाना पड़ता था पेपर देने के लिए। तो या तो आप भारतीय ना हो तो बन सकते हो, या तो आप भारतीय हो के बहुत अमीर हो तब आप सिविल सेवक बन सकते थे। ये उस समय में चीजें थी। इसी सब में धीरे धीरे सुधार हुए, आगे चल के देखेंगे हम लोग। इसी समय में भारत के अंदर यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना करी, जिसको ASI के तौर पर हम लोग जानते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये विभाग की स्थापना इसी समय में हुई, और इसी विभाग की स्थापना का कह सकते हो बेसिकली इसी की वजह से हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की कोई चीज हमारे पास है। ठीक है, यही आदमी है जिम्मेदार, देख लो इसी की वजह से पढ़ रहा हो तुम लोग, अभी इसी की वजह से टेस्ट देना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो यही है बेसिकली, इसी की वजह से ये सब चीजें हुई है। ठीक, लॉर्ड एल्गिन 62 से 63 समय का। ठीक है, इनके समय में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, या फिर कलकत्ता में बंगाल भी याद रखना। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे स्थापना कर दी गई, किसकी, उच्च न्यायालयों की स्थापना। वहां भी आंदोलन का दमन हो गया इस समय में। वहां भी आंदोलन, भारतीय कुछ हम लोग ने सुधार आंदोलन पढ़े, ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन, उसके अंदर एक आंदोलन वहां भी आंदोलन है, उसका यहाँ पे दमन हो गया। ठीक है, इनको छोड़ो, जॉन लॉरेंस को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉर्ड मेयो, एक चीज सिर्फ इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मेयो के समय काल के अंदर 69 से लेकर 72 तक का समय काल है, पहली बार इनके समय में जनसंख्या हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी, जनसंख्या। सेंसस पहली बार किसी के समय में अगर हुआ था तो वो लॉर्ड मेयो के समय काल के अंदर हुआ था, और वो भी अस्थायी हुआ था। कैसा हुआ था, अस्थायी जनसंख्या का पूरा तरीके से पैमाना यहाँ पे काउंट किया गया था। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही उनकी हत्या कर दी गई थी। तो एकमात्र ऐसे गवर्नर भारत के हैं या वायसराय हैं जिनकी उनके कार्यकाल में ही हत्या हो गई। ठीक है, तो उनका नाम है लॉर्ड मेयो। एक और आपको गवर्नर जनरल पता होगा जिसके ऊपर हत्या के आरोप चले थे और उसे आरोप लगा के बाहर बुला लिया गया था उसके कार्यकाल के बीच से ही। कौन है ऐसा, एक ऐसा व्यक्ति गवर्नर जनरल के तौर पर जिसके ऊपर हत्या के आरोप चले थे और वो भारत से बुला लिया गया था इंग्लैंड वापस, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर किसके आरोप लगे थे, कौन व्यक्ति था वो जिसकी हत्या करी थी, बनारस के राजा चेत सिंह। चेत सिंह नहीं है, राम कुमार नाम आता है किताबों में। ठीक है, अगर देखोगे राम कुमार करके नाम लिखा हुआ है, राजकुमार और राम कुमार दो अलग लिखे, तो ये नाम आता है। लेकिन एक ब्राह्मण व्यक्ति थे, ठीक है, और एक व्यवसायी थे, उनके ऊपर वॉरेन हेस्टिंग ने गलत मुकदमा लगा के उन्हें फांसी की सजा दे दी थी, जिसके तहत इनके ऊपर क्या चला था, कानून जो उस समय में लगा हुआ था, तो इनके ऊपर एक अभियोग लगा और अभियोग के तहत इन्हें वापस बुला लिया गया और वापस बुला के इनके ऊपर मुकदमा चला। मुकदमा चलाने के बाद फिर इनके ऊपर हत्या प्रूव हो गई। प्रूव होने के बाद इनसे इनके पद को छीन लिया गया भारत में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर प्रूव हो गया था, उसका क्राइम, अभियोग प्रूव हो गया था, उसके बाद उसको उसके पद से हटा दिया गया। ठीक है, भारत के इतिहास में अभी तक ऐसा पॉलिटिकल कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जिसमें उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग प्रूव होने के बाद उसे उसके पद से हटाया गया, कोई ऐसा पद नहीं। ठीक है, अभी तक। ठीक, सुधारात्मक कार्य में इनके द्वारा कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, स्टैटिस्टिकल ऑफिस या स्टैटिस्टिकल सर्वे का डिपार्टमेंट जो बना था भारतीय, वो इस समय में बना था, और साथ में कृषि और वाणिज्य विभाग। ये एक बार मैच द फॉलोइंग में आया है। ठीक है, भारतीय स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट या फिर सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड मेयो। याद रखिएगा, वही व्यक्ति है जो जनसंख्या सेंसस को शुरू कर रहे हैं, तो सेंसस में स्टैटिस्टिक्स लगेगी, तो वही कहीं ना कहीं सांख्यिकी के तहत ही सेंसस हो सकता है। तो आप इस लॉजिक से भी याद कर सकते हो कि सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना इनके द्वारा शुरू की गई। कृषि और वाणिज्य विभाग, रेलवे तो हमें याद रहता है, लेकिन राज्य की रेलवे की शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है, वो रेलवे तो हमें याद रहता है कि रेलवे की पटरियां बिछाने का काम किसने किया, डलहौजी। लेकिन राज्य में रेलवे की सेवाएं शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है, लॉर्ड मेयो है। ठीक है, राज्य में सेवाएं शुरू करने वाला। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सत्यशोधक समाज इनके समय में हुआ था, बस इतना बहुत है। लॉर्ड लिटन देख लीजिए, 76 से लेकर 80 का समय का। लॉर्ड लिटन बेसिकली, ये लिटन और रिपन दो नाम है,
ठीक है, एक 76 से 80 और एक 80 से 84। लिटन ने जितने कार्य किए उन सबको रिपन ने आके पलट दिया। ठीक है, तो आप सिर्फ लिटन का याद कर लोगे तो रिपन अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक आध चीजें छोड़ के, जैसे लिटन के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने क्या करा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इस समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब था कि क्षेत्रीय भाषाओं के न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या जो भी प्रिंट्स होते थे उनके ऊपर रोक लगा दी। ठीक है, दूसरा शस्त्र अधिनियम, भारतीयों के लिए हथियार रखने पे पाबंदी। भारतीयों के लिए हथियार रखने पे पाबंदी, वो अपने सेल्फ डिफेंस में भी हथियार नहीं रख सकते थे, और अगर रखना होगा तो पहले जाके सर्टिफिकेट बनवाओ, जाके लाइसेंस बनवाओ, किससे जाके, अंग्रेजों से। और अंग्रेज तुम्हारा लाइसेंस देंगे बना के? नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक दमनकारी नीति का इसके पार्ट है। और इन्हीं के समय में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, IAS के लिए या ICS जो समय होता था, अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई। गला लेखा 19 कर दी गई थी, 16 नहीं, कितनी कर दी गई थी, 19। 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी आयु। अब 19 वर्ष में कोई भी व्यक्ति फाइनल अटेम्प्ट देगा अपना एग्जाम का, ठीक है, वो आयु इस समय में कर दी गई। तो लगभग एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ने तो आके भारतीयकरण करने की प्रयास करा कि भारतीयों को सिविल सेवाओं में मौके मिले, लेकिन इसने आगे क्या करा, भारतीयों को मौके मिले उससे पहले ही मौके खत्म हो जाए। ठीक है, तो भारतीयों के मौके खत्म हो जाते थे। 19 साल में वो क्या ही एग्जाम कितना निकाल पाए, फिर भी हमारे यहाँ के भारतीयों ने ऐसे ऐसे किया है, इतनी कम एज में जाके निकाल। रिपन ने क्या करा, ये सब खत्म कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अंत कर दिया, उसने फिर से प्रेस को फ्री कर दिया। ठीक है, शस्त्र अधिनियम बोले या तो सब पे लागू होगा, अंग्रेज भी क्या करेंगे, लाइसेंस बनवाएंगे, वरना कोई लाइसेंस नहीं बनवाएगा। यह अधिनियम को समाप्त करा गया। और तीसरी चीज, ICS के लिए अधिकतम आयु वापस से 21 वर्ष कर दी गई। ये सारे कार्य रिपन ने आगे कर दिए। रिपन को उसके पद से हटा दिया गया इलवर्ट बिल विवाद की वजह से। ठीक है, इलवर्ट बिल इनके समय में कंट्रोवर्सी के तहत हुआ। इन्होंने एक्चुअल में इलवर्ट बिल में करा क्या था, इलवर्ट बिल में एक चीज ये हुई थी कि इन्होंने बोला कि जितने भी यूरोपियन क्रिमिनल्स भारत के अंदर अगर होंगे, उनको सुनने के लिए, उनके ऊपर मुकदमा चलाने के बाद ऑर्डर देने के लिए एक जज की नियुक्ति होगी और वो जज भारतीय होगा। ठीक है, इलवर्ट बिल पे इन्होंने क्या बोला कि जितने भी यूरोपियंस को पनिशमेंट अगर देनी होगी तो वो कौन होगा, भारतीय जज देगा। अब इसको लेके बवाल हो गया, सारे यूरोपीय जितने भारत में रहते थे उन्होंने विवाद क्रिएट कर दिया। उनका ये मानना था जब हम भारतीयों के साथ में दमनकारी नीतियां अपना रहे हैं तो भारतीय जज अगर कोई ऊपर बैठेगा और वो भारतीय होगा तो हमें पनिशमेंट पक्का देगा, भले से चाहे हमारा क्राइम हो या ना हो। इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद शुरू हुआ इलवर्ट बिल के तहत। रिपन के पास में ऊपर से प्रेशर आया इंग्लैंड से, इन्होंने इलवर्ट बिल को वापस लिया। वापस लेने के बाद में बेसिकली सुधार किए, कुछ उसके अंदर सुधार किए। सुधार ये करे कि भाई भारतीय जज तो होगा, बट उसको असिस्ट करने के लिए एक यूरोपीय जज को भी बैठा देंगे। ठीक है, अब क्या कर दिया, भारतीय जज भी रहेगा लेकिन असिस्ट करने के लिए कौन होगा, यूरोपीय जज भी रहेगा। अब भारतीय विवाद करने लगे। अब भारतीय को प्रॉब्लम, भारतीय बोले अच्छा खासा इलवर्ट बिल था, भारतीय को एक तो उच्च पद मिल रहा था और आपने वो भी छीन लिया। अब यूरोपीय जज अगर कोई बैठेगा भारतीय जज के साथ में तो उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, वो यूरोपीय को कभी सजा ही नहीं दे पाएगा। तो इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई, इसलिए क्या करा गया, लॉर्ड रिपन को 84 में वापस ही बुला लिया गया। ठीक है, तो ये भारत के अगर पूरे के पूरे भारत में अगर कोई सबसे अच्छा वाइसराय आपको दिखेगा गवर्नर जनरल वाइसराय में तो वो रिपन है। ठीक है, रिपन बेसिकली भारत के अंदर से जब वापस जा रहा था तो इसको लेकर भारत में प्रोटेस्ट हुआ था। पहला ऐसा वाइसराय है या गवर्नर जनरल के तौर पर जिसको लेकर भारतीय प्रोटेस्ट किए थे, पूरे भारत में स्ट्राइक किए थे कि रिपन हमें वापस चाहिए, रिपन होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिपन को लेकर विवाद हुए थे। इसने भारत में स्थानीय स्वशासन को भी स्टार्ट किया, है ना, जो भारत के अंदर आप देखते हो ना, थर्ड टायर स्ट्रक्चर। थर्ड टायर स्ट्रक्चर हमारा सेंटर, राज्य, और तीसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या है, वो हो जाता है पंचायती विभाग पूरा का पूरा। तो वो पंचायती सिस्टम किसने शुरू किया, स्थानीय स्वशासन के तौर पर रिपन ने शुरू किया था। रिपन के ही कार्यों को आगे चल के महात्मा गांधी ने सजेस्ट किया है, या महात्मा गांधी ने आगे चल के इसी को समर्थन दिया और इनको इस भारत के लिए एक अच्छा बताया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया था। क्लासिफिकेशन में केंद्रीकरण तो होता ही है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तौर पर वित्तीय विकेंद्रीकरण और राजनीतिक विकेंद्रीकरण, इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया गया भारत के अंदर पदों का। ठीक है, इसके बाद में लॉर्ड डफरिन के समय में एक इंपॉर्टेंट चीज, कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना को भी डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे ना पढ़ के वहीं पे पढ़ेंगे। लॉर्ड लैंसडाउन 88 से 94,
डूरंट आयोग की स्थापना, डूरंट कमीशन बना, डूरंट लाइन खींच गई इनके समय में। किसके कहां से है? भारत और अफगानिस्तान। डूरंट लाइन किसके समय में गई? ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय में डूरंट लाइन को खींचा गया था, ठीक है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा है, ठीक है। बस इससे रिलेटेड ये है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 94 से लेकर 99 तक, ठीक है। इनसे रिलेटेड कर्जन से रिलेटेड देखो 99 से लेकर 5 तक। कर्जन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के समय में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था। पहला दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877 में हुआ था। 1877 में पहला दिल्ली दरबार, 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार और तीसरा कब हुआ? 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार, ठीक है। तो 1903 के दिल्ली दरबार को इसी समय में किया गया। एक्चुअल में कर्जन के समय में इसमें 1903 में भारत के अंदर अकाल पड़ा हुआ था। विनाशकारी तौर पर पूरे भारत में अकाल पड़ा हुआ था। उस अकाल के काल में भी इसने भारत में दिल्ली दरबार कराकर करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर इस वजह से एक दमनकारी शासक कह सकते हो या फिर गवर्नर जनरल कह लो या वायसराय के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। अकाल आयोग की स्थापना भले से इसने करा दी, बट उसका कोई यूज यहाँ पे नहीं हुआ। पूरे भारत के अंदर अकाल पड़ा हुआ, फिर भी आप क्या करा रहे हो? दिल्ली दरबार, जो बिना किसी मतलब का दरबार था। सिर्फ और सिर्फ आप डिक्लेयर कर रहे हो कि भाई राजा कौन होगा भारत के अंदर अगला, है ना। तो इस बात को लेकर ये चीज यहाँ पे हुई थी, ठीक है। ये ऐसे करके विभाजन हुआ था। इसकी बात हम करेंगे बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का एक अलग से टॉपिक में, तो वहां मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 5 से लेकर 10 का समय काल है। लॉर्ड मिंटो सेकंड, ठीक है। लॉर्ड मिंटो प्रथम क्या है, उनसे रिलेटेड याद है हमें? लॉर्ड मिंटो प्रथम से रिलेटेड क्या याद है? अमृतसर की संधि और चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। ऐसे करके याद रखो। उसी के बाद में हम लॉर्ड मिंटो सेकंड देखते हैं। 1905 से लेकर 10 का समय काल है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये हुई कि कांग्रेस का बंटवारा हो गया। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई, जिसको हम लोग सूरत विभाजन के तौर पर जानते हैं। इसी समय में सूरत का विभाजन हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना वन ऑफ द रीजन माना जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना की वजह से आज के समय में भारत का बंटवारा हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना के तौर पर हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये हम लोग एक टॉपिक के अंदर रिवाइज प्रॉपर कर लेंगे कि कांग्रेस का पूरा चैप्टर और मुस्लिम लीग उसी के साथ में मर्ज करके पढ़ लेंगे। तो मुस्लिम लीग में रोल ऑफ जिन्ना क्या है, या फिर कांग्रेस के अंदर नरम दल और गरम दल के नेताओं का क्या रोल है, वो सब बात करेंगे। लॉर्ड मिंटो सेकंड याद रखिएगा, 5 से 10 का समय काल है, जिस समय में ये तमाम नीतियां अपनाई जा रही है, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनका समय काल 10 से लेकर 16 का समय काल है, ठीक है। यहाँ पर कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफर हो गई, कहां पे? दिल्ली, ठीक है। और तब से लेकर आज तक राजधानी कहाँ है? दिल्ली ही है। राजधानी परिवर्तन नहीं हुआ। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर हो गई। यहाँ पे भी दिल्ली दरबार हुआ, तीसरा दिल्ली दरबार जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। जॉर्ज पंचम यहाँ पे शासक के तौर पर थे, जिनका राज्याभिषेक कराया गया था, ठीक है। कोरोनेशन उनका इस समय में हुआ था। यहीं पे 1914 में भारत और चाइना के बीच में एक लाइन खींच गई, जिसको हम लोग मैकमोहन लाइन के तौर पर जानते हैं, ठीक है। भारत के अंदर गांधी जी का आगमन इसी समय में 1915 में 9 जनवरी को हुआ, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग ने ही गांधी जी को एक उपाधि भी दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? कैसरे हिंद, ठीक है। कैसरे हिंद की उपाधि भी लॉर्ड हार्डिंग के ही द्वारा दी गई थी, ठीक है। 10 से 16 का समय काल है, याद रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 16 से लेकर 21 का समय काल, इनके समय में होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना में हम लोग 2 इंपॉर्टेंट नाम याद रखते हैं, कौन कौन? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। एनी बेसेंट की लीग अलग चल रही थी, बाल गंगाधर तिलक की लीग अलग चल रही थी। दोनों ने लीग का मर्जर कभी नहीं किया, आपस में लीग को मिलाया नहीं। कारण क्या था? दोनों लोग अपने अपने दम पे पूरे भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन को खड़ा करना चाहते थे, ठीक है। उसकी थीम बेसिकली क्या थी? स्वदेशी आंदोलन के तौर पर उसको क्रिएट करना। होम रूल का मतलब सेल्फ रूल को एस्टैब्लिश करने की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। लखनऊ का अधिवेशन 1916 में यहीं पे हुआ। जो कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था नरम दल और गरम दल में, वो अब यहाँ पे आके आपस में मर्ज हो गए। कांग्रेस आपस में क्या हो गई? मर्ज हो गई। तो नरमपंथी और गरमपंथी आपस में आगे एक साथ हो गए, और साथ ही साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सबको अपना एक ऑब्जेक्टिव दिखने लगा, और वो ऑब्जेक्टिव क्या था? अंग्रेजों से भारत को आजाद कराना।
अब वो उसके लिए जितने भी दुश्मन थे सब एक साथ आ गए, ठीक है, आपस में ये लोग दुश्मन ही थे एक दूसरे के, बट इन्होंने सबसे बड़ा दुश्मन अपना अंग्रेजों को माना और ये कहते हुए सब लोग एक साथ आ गए, ठीक है। यहाँ पे साबरमती आश्रम की भी स्थापना इसी समय में हुई है 1916 के अंदर, गांधी जी के साबरमती आश्रम, ठीक है। इसी के तहत हम चंपारण सत्याग्रह देखेंगे 1916 में, चेम्सफोर्ड के ही समय हुआ। चेम्सफोर्ड का समय काल गांधी युग का समय काल कहलाता है। गांधी युग का अगर शुरुआत हुई किसी समय काल में तो वो यही है। इसके अंदर आप देख लीजिए, चाहे चंपारण हो, खेड़ा हो, अहमदाबाद स्ट्राइक हो, ये सारे के सारे आंदोलन इन्हीं के समय में शुरू हुए। इवन असहयोग और खिलाफत आंदोलन तक, जिसमें गांधी जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, सारे आंदोलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में क्रिएट हुए, ठीक है। बाल गंगाधर की मृत्यु भी इस समय में हो गई, ठीक है। तो 1 अगस्त 1920 बहुत यादगार डेट इसलिए रखी जाती है क्योंकि इसी दिन से भारत के अंदर ऑफिशियली तौर पर कांग्रेस और यहाँ पर जो खिलाफत वाले हैं वो दोनों लोग एक साथ रोडों के ऊपर आके आंदोलन को शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इस डेट को काफी याद रखा जाता है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय काल है, ठीक है। इससे रिलेटेड देखिए बहुत घटनाएं इसमें, जलियांवाला बाग भी इसी समय में है, रॉलेट एक्ट भी इसी समय में है ना। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड आधुनिक भारत में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल या वायसराय के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि भारत की आजादी की शुरुआत अगर मैं बोलूं कहीं से हुई तो वो यहीं से हुई है, क्योंकि अभी तक हम बड़े आंदोलन नहीं देखते थे। अब सारे के सारे आंदोलन या बड़ी घटनाएं अगर घटित हो रही हैं तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय काल में हो रही है, ठीक है। चाहे सैडलर आयोग हो जाए, ठीक है, या फिर अभी हम लोग बात कर रहे थे मॉन्टेग्यू अगस्त घोषणा की, जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं 1917 का, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा एक्ट के फॉर्म में भारत के अंदर आया। और सबसे बड़ी चीज, भारत के इंपैक्ट के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर यहाँ पर विश्व युद्ध भी चल रहा है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी घटना जो इस समय बच गई हो, विश्व युद्ध भी चल रहा है, विश्व युद्ध के दौरान ये सब प्रॉपर चीजें भारत के अंदर देखने को मिलती है। तो सारी घटनाएं आपस में इंटर रिलेट करती हैं, इसलिए याद रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय काल 16 से 21 तक काफी इंपॉर्टेंट समय काल रहा, ठीक है। लॉर्ड रेडी 21 से लेकर 26 तक का समय काल। इसके बाद में जो घटनाएं वहां पे अधूरी रह गई वो यहाँ पूरी हो गई, ठीक है। यहाँ पर अगर असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तो उसके कारण क्या था, चौरी चौरा, ठीक है। चौरी चौरा की वजह से वहां पे इसको वापस ले लिया गया। मोपला विद्रोह इस समय में हुआ 1921 के अंदर, ठीक है। केरला के अंदर मोपला विद्रोह, कह सकते हैं हम लोग दक्षिण भारत का सबसे बड़ा विद्रोह के तौर पर मोपला विद्रोह का नाम आता है, ठीक है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने इस समय अपने आप को कांग्रेस से एकदम अलग कर लिया और इन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करी जिसको हम लोग स्वराज पार्टी कहते हैं 1922 में। इवन कह सकते हो कि कांग्रेस अब एक और दल में विभाजित हो गई। पहले हमने नरम दल और गरम दल देखा और अब कांग्रेस जो है वो प्रो गांधी और अगेंस्ट जो गांधी के लोग थे इसमें कहीं ना कहीं डिवाइड हो गई, ठीक है। तो एक गांधी के समर्थक थे और एक गांधी के अपोज वाले थे। तो गांधी के अपोज वालों में स्वराज पार्टी निकल के आई, इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, ठीक है। इसी के बाद में जब कांग्रेस आपस में टूट गई, यहाँ पर मुस्लिम लीग का भी किसी तरीके का कांग्रेस के साथ में कोई गठबंधन नहीं रहा, तो क्या हुआ, दंगे भड़ गए। और भारत के सबसे भीषण दंगे इस समय में पहली बार भारत में देखने को मिले थे, जो मुल्तान से लेकर अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, कलकत्ता जैसे प्रांतों में सांप्रदायिक दंगों के तौर पर देखे जा सकते। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में इसी समय में हुई, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती भारत के अंदर एक इंपॉर्टेंट घटना इसलिए मानी जाती है क्योंकि भारत के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको भारत का पहला आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन नाम दे दिया गया था, है ना, कौन सा, HRA, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हालांकि ये कुछ भारत के वो लोग थे जो लोग भारत को आजाद कराने में काफी तेजी दिखा रहे थे और उनका सीधा सीधा मकसद था भारत आजाद कराना। उसके लिए हमें हत्याएं भी करनी पड़े, लूट करनी पड़े, जो करनी पड़ेगी हम करेंगे। उसके अंदर नाम भगत सिंह का, सचिंद्रनाथ सान्याल का, अशफाकुल्ला खान का, राम प्रसाद बिस्मिल का, इन सब का नाम जुड़ता रहा, ठीक है। क्योंकि यही HRA आगे चल के HSRA बन गया, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में हो गई थी, ठीक है। इसी समय में भारत के अंदर RSS की स्थापना भी मानी जाती है, ठीक है। और इसी के बाद में स्वामी श्रद्धानंद की भी हत्या एक भारत के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पर एक कह सकते हैं कि विभाजन के तौर पर अब देखा जाने लगा। तो स्वामी श्रद्धानंद की हत्या भी वर्ष 1926 में एक बड़ी घटना थी, ठीक है। तो ये इनके द्वारा किए गए, इनके समय काल के अंदर हुई कुछ घटनाएं हैं लॉर्ड रीडिंग के समय काल में, ठीक है।
बस बाकी लॉर्ड इरविन है 26 से 31 तक। गांधी जी से इनकी कुछ बनती नहीं थी, ठीक है, और गांधी जी और इनके बीच में काफी सारी चीजें हुई, बट गांधी जी को ये हमेशा कह सकते हो किसी ना किसी तरीके से जलील करने में ही लगे रहते थे। गांधी इरविन पैक्ट हुआ इनके समय में। पहले तो ये गांधी जी की शर्तों को मानने को तैयार नहीं थे। गांधी जी बोले मत मानो, मैं यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो गांधी जी ने वार्निंग देते रहे, ये मान ही नहीं रहे थे। तो गांधी जी बोले ठीक है दांडी मार्च शुरू कर दूंगा मैं। तो गांधी जी ने इन्हीं की वजह से दांडी मार्च शुरू करी। इसी समय में दांडी मार्च देखने को मिलेगी आपको। दांडी मार्च के बाद में ही गांधी जी जैसे ही नमक कानून तोड़ते हैं, नमक कानून तोड़ने के बाद तुरंत अनाउंस कर देते हैं भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग सीडीएम या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत वहां से गांधी जी कर देते हैं। जब ये इतना बड़ा आंदोलन बन जाता है तो फिर अंग्रेज बोलते हैं, दिल्ली लंदन में बैठे हुए लोग बोलते हैं कि गांधी को लंदन बुलाओ तुरंत के तुरंत। इरविन के ऊपर प्रेशर आता है कि गांधी को तुरंत लंदन बुलाना है। लंदन बुलाने का तरीका क्या है, तीनों गोलमेज सम्मेलन। इस समय में भारत के अंदर के लोग गोलमेज सम्मेलनों में जाया करते थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, कब कब, 30, 31 और 32। 30 वाले में तो सबने बाइकआउट किया, बी.आर. अम्बेडकर गए थे, तीनों में गए थे, ठीक है, लेकिन बाकी सबने, भारतीयों ने ज्यादातर उसको कहीं ना कहीं बाइकआउट किया था। 30 के बाइकआउट के बाद में 31 में गांधी जी को मजबूर किया गया गांधी इरविन पैक्ट के तहत। गांधी जी भी बातों में आ गए इरविन की, और बातों में आके पहुंच गए लंदन के अंदर। वहां गांधी जी को जलील किया गया, ठीक है। जब जलील किया गया, गांधी जी ने यहाँ पे ले लिया था वापस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी वापस आए, 32 में फिर से शुरू कर दिया, ठीक है। बोले ठीक है, मेरे पास तो पावर और जनता है, तो मैं तो फिर से शुरू कर दूंगा। तो उन्होंने फिर से आगे भारत में शुरू कर दिया। कारण यही है इरविन, जिनकी वजह से ये सारी की सारी हरकतें होती रही। इन्हीं के समय काल के अंदर भारत के अंदर एक बहुत बड़ी फांसी हुई, जिसको हम लोग भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के तौर पर 1931 में जानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें इनके समय काल के अंदर देखी गई, और बेसिकली लाहौर षड्यंत्र केस से रिलेट किया जाता है इन लोगों को, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस क्या था, सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी, अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। इसी समय में साइमन कमीशन भी भारत आया था, जिसकी वजह से लाठी खाने की वजह से किसकी मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय की मृत्यु, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन 26 से 31 तक इसलिए इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलिंगडन 31 से 36, ठीक है। 31 से 36 के समय काल में, अब 31 और 32 के जो 2 गोलमेज सम्मेलन बचे हुए हैं वो इनके समय काल में हुए, ठीक है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसको कहीं ना कहीं सभी के द्वारा फिर से यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना इस समय में हुई थी, ठीक है। इसमें जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया था एज अ गेस्ट, ठीक है। गेस्ट के तौर पर जवाहरलाल नेहरू इसमें पहुंचे थे। पूना समझौता हुआ था यहाँ पे। कौन सा पूना समझौता, जिसके लिए अम्बेडकर बार बार जा रहे हैं गोलमेज सम्मेलन में। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट, कहीं ना कहीं एक जो वर्ग है, जिस वर्ग को लेकर भारत के अंदर कई सारे विभाजन की नीतियां बहुत शुरू से अपनाई जाती हैं, उस वर्ग को अलग से कानून के राइट्स दिलाने चाहते थे। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे भारत के अंदर, अंग्रेजों ने क्या शुरू कर दिया था, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। मतलब बेसिकली क्या होगा, अलग से राइट्स मिलेंगे, वोटिंग राइट्स मिलेंगे, किसको, भारत के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को अलग से वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। पहले ये किसको मिलते थे, सिर्फ मुस्लिम्स को मिला करते थे, धीरे धीरे क्रिश्चियंस को हो गए, अब किसको कर दिया गया, अब भारत के हिंदू कम्युनिटी में भी एक विभाजन करने का काम करना इसमें शुरू किया गया था। तो जिसको लेके गांधी जी इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते थे, और उन्होंने जेल में, पूना जेल के अंदर थे इस समय, किसकी वजह से थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से शुरू किया था, तो जेल में डाल दिया था इन्हें। पूना जेल के अंदर ये थे, और वहीं से इन्होंने आमरण अनशन कर दिया। इनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, जिसकी वजह से अम्बेडकर जी ने आके इनके साथ में एक समझौता किया, जिसको हम लोग पूना समझौता के तौर पर जानते हैं, जिसके तहत क्या बोला गया, सांप्रदायिक पंचायत को खत्म कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे ही बेसिकली हम कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की, या हम लोग आरबीआई की स्थापना इसी समय में देखते हैं 1935, ठीक है। 1935 में इसी समय भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। 36 से 44, ठीक है, ये समय काल सुभाष चंद्र बोस का समय काल है। किसका समय काल है, सुभाष चंद्र बोस। अभी तक हमने गांधी का काल देखा, और ये समय काल ज्यादातर इंपैक्ट किसका रहा है इसमें, सुभाष चंद्र बोस का, क्योंकि 2 इस समय में कांग्रेस के सम्मेलन 38 और 39 दोनों में चुना गया सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट, ठीक है। विवाद भी हुए, काफी सारी चीजें हुई, ठीक है। इसी समय में मुस्लिम लीग को लेकर लाहौर
अधिवेशन पारित हुआ, लाहौर अधिवेशन 1940 में, जिसमें इन्होंने क्या बोला, मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य चाहिए। यहाँ पहली बार डिमांड हुई, अब हमें अलग राज्य चाहिए। तो इसको लेकर यहाँ पे डिमांड होना शुरू हो गई थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी को जाकर ज्वाइन कर लेते हैं, आजाद हिंद फौज, है ना। भारत छोड़ो का प्रस्ताव इसी समय में हुआ, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। सेकंड विश्व युद्ध इसी समय में देखने को मिलता है, द्वितीय वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध के तौर पर हम इसको जानते हैं, ठीक है, 1942 में। और मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बांटो और भारत छोड़ो का नारा दिया गया, ठीक है। बांटो और राज करो किसका नारा था, अंग्रेजों का। कब दिया गया था, 1861 में दिया गया था। कहीं ना कहीं अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति को अपनाना चाहते थे उस समय, ठीक है, जब 1857 का विद्रोह हो गया। इसमें क्या करा गया, बांटो और भारत छोड़ो की स्थापना कहीं ना कहीं की गई। इस नारे की स्थापना की गई किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में, ठीक है। इसी समय भारत में पहले आम चुनाव हुए थे 36 से 37, जिसमें ज्यादातर जगहों पे कौन जीता, कांग्रेस जीत गई। मुस्लिम लीग की कहीं सरकार नहीं बनी, जिसके बाद मुस्लिम लीग और बौखला गई, जिसके आप देखते हो यही रिजल्ट निकले, ठीक है। तो ये रिजल्ट कुछ देखने को इस समय में मिलते हैं, ठीक है। 44 से 47 लॉर्ड वेबर, ठीक है। लॉर्ड वेबर CR फॉर्मूला इनके समय में पॉपुलर है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत इस समय में हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पर हम जानते हैं। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 है, ये डेट भी गलत लिखी है, ठीक है, 1946 लिखा होगा। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे है। डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने यहाँ से डायरेक्ट पाकिस्तान की डिमांड करी है, ठीक है। इसकी डिमांड करी थी, डायरेक्ट पाकिस्तान की डिमांड करना यहाँ से शुरू कर दी। इसी समय में वेबल योजना और शिमला सम्मेलन देखने को मिलता है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव 46 में इसी समय में रखे गए, ठीक है। आजाद हिंद फौज के ऊपर मुकदमा और रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह का कहीं ना कहीं यहाँ पे दमन करते हुआ ये दिखाता है, ठीक है। इसी समय में आप देखोगे कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसने आगे चल के संविधान बनाया, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा कर दी, ठीक है। तो ये इन्हीं के समय में घोषणा हुई। लॉर्ड माउंटबेटन भारत में क्यों आए, सिर्फ भारत को स्वतंत्रता सुनाने के लिए आए थे कि हम भारत को आजाद कर रहे हैं। 3 जून माउंटबेटन योजना के तौर पर जाना जाता है, जिसको हम लोग 3 जून 1947 के तौर पर जानते हैं, ठीक है। चलो हो गया ये खत्म आपके गवर्नर जनरल वायसराय का समय का, ठीक है। अब इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना घर जाके, जितनी भी घटनाएं हैं इन घटनाओं से रिलेटेड सारी घटनाएं रिवाइज कर लेना और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद लगा लेना जाके, ठीक है। इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद लगा लेना। ऐसे जितनी क्रिस्पी या फिर कहीं ना कहीं थोड़े टफ टॉपिक्स होंगे जो ज्यादा फैक्चुअल होंगे, उनको क्लास में रिवाइज करा दिया करेंगे, ठीक है। तो वो क्लास में रिवाइज हो जाया करेंगे। बाकी मैंने आपको तरीका बता ही दिया। चलिए सब लोग A4 शीट निकाल लीजिए, सारे लोग A4 शीट निकाल लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन शुरू निकाल लीजिए। और कल से लेवल टफ है, नो डाउट, है ना, बताया था। पूरा पैटर्न कल का ही है, पूरा पैटर्न कल का ही है। आज बस एक चीज मैंने करी है, नेगेटिव मार्किंग हटा दी। आज नेगेटिव मार्किंग हटा दी। कोई सर और जल्दी आगे दूसरा क्वेश्चन ऊपर आगे मैच ही करने में लगे। ऐसे 20 क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे।
सिर्फ आंसर लिखना है, 1 लिख के ABC ऐसे करना है सिर्फ और सिर्फ। ये मत लिख देना तुम लोग जो स्टेटमेंट लिखने में लग जाते हो, ठीक है। किसी ने कल आंसर की जगह सिर्फ और सिर्फ वही लिखा था, लो पढ़ लो जाके कौन सा है। तो 1 का A 2 का भी ऐसे लगा दो, ऐसे करके लगा दो। और सब हार मान लो तो मैं आगे बढ़ूंगा। बढ़ाएंगे सब लोग बोल लो। चलो दूसरा क्वेश्चन। आंसर हमें आंसर बता दे। 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। वन टू टू थ्री 1 3 1 2 3। क्वेश्चन अभी इस बार आसान बना है, बस मैंने ऑप्शन टफ करे और कुछ ऑप्शन टफ करे। तुम लोग इसको एलिमिनेट करने का सोच भी लो एक बार, देखिए कौन कर लेता। एलिमिनेट भी नहीं होगा, इस वजह से बस ऑप्शन थोड़े टफ करती है, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है। बहुत आसान है, भाषा भी आसान है। जिसमें थोड़ा भी अगर सिंधु घाटी सभ्यता घर जाके पढ़ा होगा वो ये लगा ले। नेक्स्ट नेक्स्ट सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन। अच्छा ऑप्शन चलो बाद में दिखा देंगे, पहले पढ़ क्या नहीं, ऑप्शन 4 ही है, ऑप्शन 4 ही है। हाँ लेकिन मैंने 4 ही बनाए हैं अभी। ये तो ऊपर वाले ऑप्शन क्वेश्चन है, अभी तो ऑप्शन 4 ही मिलेंगे। कौन सा हड़प्पा शहर अनुष्ठानिक प्रथाओं के साक्ष्य को दर्शाता है? नाम आपके सामने है। कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो, सुरकोटदा, कोटदीजी, बनवाली। ऑप्शन है 2 3 1 2 5 1 3 1 2 4 5। ये है ऑप्शन। अनुष्ठानिक प्रथाओं को साक्ष्यों को दर्शाता है। काट के आंसर लिखोगे तो मैं आंसर काट दूंगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। हाँ
वो कट जाएगा, बस वो लिख सकते हो, बस ऐसे छोड़ सकते हो, अलग बात है, नंबर नहीं कटेगा। आज माइनस नहीं है इस वजह से। क्या है? सर ये टेस्ट देने हैं। अच्छा, कोई नहीं, अच्छी बात है, टेस्ट देना पढ़ के हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया सबका, आगे बढ़े फोर्थ पे। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं ऑप्शन में लिख देता हूँ, फिर आराम से करो। 1 2 दोनों। ठीक है, और क्या था? केवल एक, केवल 2 और कोई नहीं, नन, ऐसे था ना? सर 1 1 2। हाँ यार, 1 2 1 2 ऐसे करना। केवल 1 केवल 2 नहीं होगा, मैं तभी क्रॉस चेक करके लिख रहा हूँ। आप पढ़ लो, जल्दी से लिखो आंसर इसका। चलो शांति, शुरू कर दो टेस्ट। यहीं से शुरू करो, बाद में निकाल दूंगा छोटे हुए क्वेश्चन। हो गया, आगे 1 2 1 और 2 दोनों और नन। ठीक है, ये पांचवा, उत्तर से दक्षिण तक हड़प्पा स्थलों का सही क्रम। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन है सामने, ABCD। चरण फोन जेब में है ना तुम्हारी? ये बताओ। 2000 का PYQ है, बस उनने मैप दे रखा है। हाँ, मैं भी है। और आएगा। चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो। तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरा फोन नहीं है। जेब में रखा है? नहीं। रखो, पेन पे। रखो। मार -5 मारना। माइनस जेब में रखो फोन, या मैं रख लूँगा। आएंगी तो उधर की कॉल उठा दूंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया। सिंधु घाटी के शहर और कौन सी नदी पर स्थित है? कितने कथन सही हैं ये बोला है बस। ठीक है, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं देख लो। केवल 1, केवल 2, तीनों कोई नहीं। ऑप्शन समझ लो, ठीक है। जिसे ऑप्शन नहीं समझ आ रहा है मैं समझा दूं। केवल 1 का मतलब ये नहीं है कि, ठीक है, केवल 1 का मतलब तीनों में से कोई एक सही है, या तो तीनों में से कोई 2 सही है, या तो तीनों ही सही है, या तो कोई सही नहीं है, ऐसा है। ये मत समझ लेना केवल 1 का मतलब यही है।
ठीक है, केवल एक का मतलब तीनों में से या तो एक सही है, तीनों में से या तो दो सही है, या तो तीनों ही सही है या बिल्कुल नहीं सही है, कोई नहीं। दोनों के माइनस कर दूं, वैसे नहीं आ रहे तुम लोग के नंबर आज हैं और माइनस करवाने, तो खामोशी से लगा लो। हो गया ये डन सबका? जिसका नहीं हुआ वो ना बोल दिया करो एक बार, वरना मैं बढ़ा देता हूँ, है ना? नहीं हुआ कर लो। पांचवा वाला क्वेश्चन क्या था? राखी गढ़ी थी, उसमें लोथल था और कालीबंगन था। ऐसे बस अरेंज करना है, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण में अरेंज करना है। धौलावीरा कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़। क्या हो गया लोग? पहले ये तो कर लो, कल कर चुके हो ना ये। चलो ये वाला कर लो जल्दी, फिर आगे बढ़े। हो गया? ठीक। 7वां क्वेश्चन, हड़प्पा काल के दौरान व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शंस 1 और 2, 2, 2 और 3, 3। वन और टू, टू और थ्री, थ्री। गलत हो गया। ये ऑप्शन हो गया। गिव अप, आगे नहीं करना है। कर लो, नहीं काट लो ना। मैंने तो कहा जल्दबाजी करो, मैं आराम से करो, कोई बात नहीं। मेरे बोलने से पहले ही क्या कल बोल दिया था मैंने। सिर्फ टेस्ट के लिए व्हाइटनर लाए हो तो लगा लो। हमने तो ये भी बताया था, तुम्हारे पढ़ने से क्या होता है, दोनों का भी बताया। हो गया, आगे बढ़े। लाजुली स्टोन होता है, ठीक है, स्टोन का पार्ट है, प्रीशियस स्टोन उस समय का होता है। थोड़ा बहुत पढ़ा के आओ, बता दिया मैंने जिससे तुम लोग कंफ्यूजन। वैसे भी जो लगा दिया वही लगाओ। कौन सा कथन सही नहीं है?
कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं जरूर याद रखना। आज 20 में 20 लाने वाले को मेरी तरफ से आर्ट एंड कल्चर की एक बुक फ्री है। आज जो 20 में 20 लाएगा उसको मेरी तरफ से मीनाक्षी कांत की आर्ट एंड कल्चर की एक बुक फ्री मिलेगी। 20 में 20। कौन सा कथन सही नहीं है, बस यही तीनों में देखना है। ऑप्शन आपके सामने। आलोक, तुम्हें या तो उधर बैठा देंगे या तो चरण को इधर बैठा देंगे। तुम दोनों बहुत बातें करते हो हैं क्या? तुम ही आओ इधर, आ जाओ आ जाओ, आगे आगे इधर। इधर बैठो। चल लिया टाइम? हो गया सबका? ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कथन सही नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। ये जो बता दूं मैं, ज्ञान ना होना, नहीं पता होना, ऐसे ही आएगा वहां क्वेश्चन। चलो वहां तो इंग्लिश आएगा, ठीक है चलो। ये तो तुरंत चल गया होगा, वो भी मैं हो गया होगा। इसमें क्या था? इनकी वजह से तो प्लस में आई थी। हो गया? नहीं हुआ अभी? अरे ये तो तुरंत होने वाला है, इसमें टाइम लगा रहा। करो जल्दी। सब खाली बैठे हो, मुझे तो लगा क्या कौन रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करिए विचार, कौन से सही है इसमें से? नहीं, विचार करना है बस इसमें से बताना कौन से सही। ऑप्शन क्या? 1 और 2, 2, 1 और 2। अच्छा, 1 और 2 2 बार रिपीट हो गया। उसमें पहला वाला कर लो, केवल 1। हाँ, फर्स्ट वाला कर लो, केवल 1। केवल तो नहीं है ये सभ्यता एक घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ और एकीकृत प्रशासन है। इसका तात्पर्य राज्य के भीतर आंतरिक व्यापार से नहीं, केवल कहीं नहीं, केवल नहीं है।
ज्यादा दिमाग लगा दिया, अब भी गलती होगा, ज्यादा लगा दिया दिमाग। हो गया? आ जाओ भाई, वैदिक ढूंढ रहे थे तुम लोग, ले वैदिक ये लो। वैदिक एज का पहला क्वेश्चन। हो गया? इसमें भी दो ऑप्शन सेम तो नहीं है? अच्छा, नीचे वाला 1 2 3 4 है, सही। 3 हाँ, सही। हो गया? नहीं? क्यों बताएं? पहला वाला नहीं क्लियर हो रहा, छोड़ दो, दूसरा तीसरा चौथा लगा लो। सारे का हाँ, अभी तो सब कुछ है, तभी तो वैदिक सभ्यता का पूछा हूँ, अभी का नहीं। हो गया? लगा लिया लॉजिक? अब तो याद होगा, अब इतनी देर में देखते देखते। चलो 13 नंबर। एक ही पता है, वो भी थी, ये पता है नहीं है। गलत करने पे भी माइनस नहीं है, माइनस है ही नहीं वो यहाँ है नहीं है? हाँ, तो अब सोच लो क्या होता होगा उस समय में, कौन सी देवी की आराधना होती होगी।
हो गया? हाँ, तो नीचे वाला देख लो जब तक बोलो। उत्तर वैदिक युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही चुनना है इसमें से। कर लिया हो गया? ये भी ऑप्शन वैसा ही है जैसा मैंने समझाया था। तीनों में से कोई भी एक सही हो सकता है, तीनों में से कोई भी दो सही हो सकते हैं, या तीनों सही हो सकते हैं, वरना कोई नहीं होगा। ठीक है, हो गया? हो गया ना? कौन से सही सुमेलित है? हो गया होगा, आसान है। हो गया ना? ठीक। प्रारंभिक वैदिक काल के संदर्भ में कौन सा सही है? अर्थव्यवस्था की गतिविधि पूछी है कि कृषि, पशुपालन, रथ निर्माण या धातु शिल्प? देख लो कुल 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 जाती है। क्या हो गया? स्पेलिंग गलत लिखी है बाकी सर वो ये वही मतलब डिपेंडेंट नहीं कर रहा है ना कि दो नस्ल के बीच में। हाँ, एक नस्ल के अंदर नहीं ना, जातिवाद नहीं है। अंतर जनजातीय का मतलब होता है इंटरनल
आंतरिक हो गया डन। अभी तो बोले तुम डन। तीन और रह गए, जल्दी देख लो, थोड़ा फास्ट करो। आधा घंटा हो गया सॉल्व करते हुए। 17वां क्वेश्चन कर रहे हो आधे घंटे में। महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र की व्याख्या पहली बार किसने की गई थी? बहुत आसान कर लिया होगा अब तक। उसी के बाद ये भी देख लो, वैदिक काल की दो लोकप्रिय सभाएं कौन कौन सी हैं, वो भी देख लिया होगा। हाँ हो गया। ऋग्वेदिक आर्यों का शासन किसके द्वारा था? अपने अपने नाम डाल दीजिए जल्दी ऊपर A4 शीट के। टाइम हो गया, खत्म। सर एक बार पहला दिखा दीजिए। यहाँ तक हो गया सबका? 20वां? अरे 19 क्या देखोगे इतना आसान। वैदिक काल की दो लोकप्रिय सभाएं कौन कौन सी? सर एक बार 20 का दिखाइए। शासन किसके द्वारा था? नाम लिख लीजिए सब अपना अपना शीट के ऊपर जल्दी से। 11? उससे पहले तो नहीं है किसी का कुछ? स्टार्टिंग में 4 हमारे रह गए। ठीक है, 16 देख लो। 16 देख लिया जिसको देखना था। 15वां देख लो। नहीं पहले जमा कर जाना हो गया ना। हाँ तो लिखो तो आप हो गया। वैसे देखने से कोई फायदा है नहीं। स्टार्टिंग में देख लो, लेकिन फिर भी देख लो, दिखा दिया नहीं, अच्छी बात है, कर लो तो बड़ी। हो गया 14वां डन। हाँ 13वां देख। नहीं देखो देखो, पढ़ लो, पढ़ने में क्या है। 11वां सबमिट करो। क्या हो गया? कौन सा रह गया? कर तो गया तुमने? हाँ 11वां वाला। सर 13 के लिए 14 वाला लग गया, 14 के लिए 13 का। ऐसा तो होता ही है, बाहर भी होगा, तो होना ही है। 7वां बाकी जिसका हो गया सब कलेक्ट कर लो कॉपी, जिसका भी हो गया वो कलेक्ट कर लो। 11वां के बाद 7वां 9वां 8वां 7वां देख लो। कौन देख रहा था 7वां? हो गया 7वां? कोई नहीं है? 7वें के ऑप्शन, 7वें के ऑप्शन 1 और 2, 2 और 3 और 3। बाकी लोग सबमिट कर लो अपना। चौथा देख लो,
शांति। 1 से 4 तक हो गया। मूर्तियों के संबंध में 2 कथन दिए, उनमें से लगाना है। सर पहले पढ़ लेने तो चौथा पहले। सबमिट कर लो सब, काउंट करूंगा अभी। नाम के साथ सब सबमिट कर देना। हो गया चौथा? तीसरा देख लो, हड़प्पा शहर का अनुष्ठानिक प्रथाओं का साक्ष्य दर्शाता है। कौन सा शहर अनुष्ठानिक प्रथाओं को दर्शाता है? ऑप्शन पहला है 2 और 3, 1 2 5, 1 3, 1 2 4 5। हो गया? दूसरा देख लो, हड़प्पा भाषा और लिपियों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों का विचार करिए। इधर के सब हो गए? ऑप्शन में है ऑप्शन है बेटा 1 2 2 3 1 3 1 2 3। पहला वाला नाम लिख दिया। वो कटिंग और बात बचा है इधर। बाकी कौन बचा? फिर रुक जाए। और कौन बचा? इधर है ना? चलिए जाइए, कल मिलेगा।